ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग के अंदर सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि आंसर्स लिखना भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आखिरकार एग्जामिनर आपको आंसर की स्किल्स देख के ही नॉलेज की मार्क्स दे रहा है। एंड दैट इज वाई हमारे सारे कोर्सेज के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को ना ही सिर्फ नॉलेज एलिमेंट से बट नॉलेज को आंसर्स में ट्रांसफर करने की भी जो स्किल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना सिखाते हैं। एंड इसी के चलते हुए वी हैव एंडेड अप क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ टॉपर्स इन आवर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, इंक्लूडिंग रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, आयशा फातिमा, श्रेय शशांक एंड न्यूमरस अदर्स। अब इसी के चलते हुए हम एक और बैच लेके आ रहे हैं जिसकी शुरुआत होगी 24 जुलाई 2023 से। पहली चीज, अगर आप मेनली कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं और अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट ही करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स। साथ ही में बैच 5 का कूपन भी यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए, जो कि 16 जुलाई तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आप इवैल्यूएशन एंड डिटेल्ड फीडबैक भी चाहते हैं अपने आंसर्स पे तो आप हमारा विद आंसर इवैल्यूएशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली 16 जुलाई तक 10% ऑफ वैलिड है इन सारे कोर्सेज पे, मतलब ऑलरेडी ये जो किफायती कोर्सेज है स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000 उस पे भी आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक एंड क्वालिटी ओरिएंटेड PSI ऑप्शनल के ये कोर्स है और इनका फायदा उठा के आप भी अपना रैंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now in the previous lectures we saw कि किस तरह से वही कुछ अप्रोचेस जो कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर की थी वही अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी पार्ट बन जाती हैं व्हेन ट्राइंग टू सर्वे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, कंट्रीज, उनके अंदर के जो कल्चर्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट करते हैं। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए वेरियस कंट्रीज को, वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स को, वेरियस सोशल सिस्टम्स को यही कुछ अप्रोचेस जो हैं यूटिलाइज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मॉडल एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, राइट, तो मतलब आपके सिस्टम्स अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उसकी जगह पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच भी है जो कि हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन के फॉर्म में की थी, which we covered again in political theory when we looked at Lucian Pye's ideas, right, various theories of modernizations and so on so forth, right. Now we come to a very significant approach, right, जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं की है। दिस इज द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। अब पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ही दो बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म्स इंक्लूडेड हैं, पॉलिटिकल एंड कल्चर। ठीक है, तो कल्चर इज समथिंग जो कि हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, राइट। कल्चर एक ऐसा टर्म है जो कि हमने बार बार अपनी पूरी लाइफ में सुना है विद रिगार्ड टू डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, इनफैक्ट स्पेशली व्हेन वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कल्चर बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट एक ओवर यूज्ड वर्ड ही जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। अब ये कल्चर है क्या? अब हम लोग जब पैदा हुए थे, राइट, व्हेन द सिविलाइजेशन, द ह्यूमन सिविलाइजेशन केम टू बी, राइट, हम कहते हैं वन ऑफ द वेज इन विच ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस्ड फॉरवर्ड वाज फ्रॉम देयर मूवमेंट अवे फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल। ठीक है, कल्चरल क्या होता है? बेसिकली ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक सोसाइटी के, राइट। ये इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं रेनेसॉ आया, राइट, रेफॉर्मेशन आया, इनलाइटनमेंट आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, ये सब क्या है? ये सारे इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है, राइट। ये मटीरियल हो सकते हैं, मटीरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जो भी हमारी मटीरियल डेवलपमेंट्स, मटीरियल आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं, राइट। तभी हम देखते हैं ना हिस्ट्री में, जैसे कि हम पढ़ते हैं वेरियस सिविलाइजेशंस के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी स्टाइल्स, राइट। सो वी सी रेड एंड ब्लैक वेयर, वी सी PGW, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज विच आर बेसिकली
an example of their material cultural aspects, right? तो यूनेस्को फॉर एग्जाम्पल कल्चर को देखता है, वो कहता है कि एक सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग यूनिक पेक्यूलियर स्पिरिचुअल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, मटीरियल हो गया, इमोशनल फीचर्स हो गए ऑफ एनी सोसाइटी या फिर सोशल ग्रुप, राइट? तो इसके अंदर आपके आर्ट एंड लिटरेचर इंक्लूड हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल हो जाता है, किस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, द वे यू लिव, आपके क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, क्या आपके ट्रेडिशंस हैं, क्या आपके बिलीव्स हैं, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। अब पॉलिटिकल कल्चर जो है, इस कल्चर का एक नैरो सबसेट देखा जा सकता है, ठीक है? तो अगर कल्चर एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसी ब्रॉड कैटेगरी में से एक डायमेंशन जो है वो पॉलिटिकल कल्चर की होती है। अब लूसियन पाई जब बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर की, वो कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिलीव्स होता है जो कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी, सोशल ग्रुप, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज जो कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम के तरफ होते हैं उनको दर्शाता है, राइट? बेसिकली लूसियन पाई की स्टेटमेंट है कि ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं, मतलब कुछ फाउंडेशनल मूल वैल्यूज हैं, सेंटिमेंट्स हैं, नॉलेज हैं जो कि सारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इन्फॉर्म करता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इन अ कंट्री अ पॉलिटिकल कल्चर माइट एग्जिस्ट जहाँ पे द पीपल फाइंड इट नेसेसरी कि अगर हमने एक गवर्नमेंट जो है, राइट, एक गवर्नमेंट को अपने ऊपर गवर्न करने देना है, दैट गवर्नमेंट शुड हैव बीन इलेक्टेड बाय अस थ्रू अ फेयर प्रोसेस। सम अदर कंट्री, सम अदर पॉलिटिकल सिस्टम माइट हैव अ कल्चर जहाँ पे उन्हें लगता है कि हमारी मोनार्की जो है एक बहुत ही एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, एंड इट इज़ समथिंग जो कि हमें लगता है हमेशा हमारे फेवर में काम करेगी, हमारे वेलफेयर का ध्यान रखेगी, दैट आवर मोनार्की इज इन्फॉर्म्ड by a welfare for its subject, for its people, right? There is some sort of paternal एक अथॉरिटी के अंदर विश्वास जो वो रखते हैं, एंड इसलिए एक मोनार्किकल सॉर्ट ऑफ सिस्टम के अंदर शायद उनको बिलीफ हो, राइट? तो ये डिफरेंट जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस, टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, इनको हम एक तरह से ब्रॉडली एक पॉलिटिकल कल्चर बुला सकते हैं। एट द सेम टाइम जब हम एनालाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर को, देयर आर ऑल्सो सर्टन थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड कि जब भी हम पॉलिटिकल कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप एक तरह से एक तरह से वार्निंग्स लेके चलिए कि पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हमें ये मिसनॉमर्स नहीं होने चाहिए। क्या है ये? पहली चीज़, ऑलमोस्ट हर कंट्री को आप देख लें, हर कंट्री में ही मल्टीपल कल्चरली डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स होते हैं। सो मोस्ट कंट्रीज हैपन टू बी मल्टीकल्चरल and therefore it is very normal for one country to also have multiple political cultures, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की ही बात कर लें, ठीक है, इंडिया में ही हम देखते हैं कितनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की बात कर लें, कास्ट की बात कर लें, रीजन की बात कर लें, रिलीजन की बात कर लें, जिसके कारण डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो है निकल के आए हैं। इनफैक्ट सिंस अ वेरी इंडिपेंडेंस, जब से हमारी कंट्री रिपब्लिक बनी और इलेक्शंस कराने शुरू किए, हमें तब से ही देखने को मिल गया था दैट हाउ देयर मे बी रीजन्स जहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल कल्चर है, राइट? सो व्हाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया मे हैव बीन डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, सिंस द 1960s यू विटनेस दैट केरला एंड वेस्ट बंगाल में एक कम्युनिस्ट टिल्ट था, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ वेरिंग रीजनल पॉलिटिकल कल्चर्स, राइट? तभी हम बात भी करते हैं ना कि जब हम बात करते हैं ऑफ थिंग्स लाइक गुजरात मॉडल or the Kerala model, it is very difficult to apply these models to other states also. Why? Because these models are itself a product of the kind of culture that exists in a particular state, right? तो केरला का फॉर एग्जाम्पल हम एक डेवलपमेंट, वेलफेयर, पार्टिसिपेटरी मॉडल जो हम देखते हैं, हम कहते हैं दैट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो कि उनके प्रीवियस कल्चर की एक देन है, राइट? सो द आइडिया दैट द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर वाज जनरली सीन एज अ मोर प्रोग्रेसिव रूलर, कि यहाँ पे कास्ट को लेके पहले मूवमेंट शुरू हो गई थी, विमेन एंड जेंडर एस्पेक्ट्स को लेके व्हेन यू हैव द अपर क्लॉथ मूवमेंट स्टार्टेड बाय एजावाज, वो देखी गई थी, राइट? तो जनरली बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्टिंग, we also witnessed
a change or a difference in the kind of political processes and political system जो कि वहाँ पे evolve किया. So even within the umbrella constitutional parliamentary democracy of a united India, in the way that they voted for parties, in the way that say local governments developed there and the thriving local self governments that developed there, वो उनके एक different political culture को ही एक ओड है. राइट. नेक्स्ट, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि कल्चर्स जो हैं टेरिटोरियली बाउंड हो बस. राइट. नाउ वी हैव सीन that there are a lot of say India के diaspora who are sitting in various parts of the world, right? And these Indian diaspora, regardless of whether they are NRIs, whether they are OCIs, right, regardless of whether they remain citizens of India or not, they do have a say in India, right? तभी हम देखते हैं ना that one aspect can be that events like Howdy Modi are huge success, and on the other hand we also see that if there are protests happening in India, there are similar protests, right, happening across the world also, right? तो अगर farmers protests India में हो रही हैं, there are number of farmers protests जो कि टोरंटो में, सिडनी, मेलबर्न में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, different countries में भी देखी जा रही हैं, because a lot of these ethnic groups, religious groups are not territorially bound but are now across countries, right? So political culture भी अब सिर्फ एक national phenomena नहीं बल्कि एक supranational phenomena की तरह भी देखा जा सकता है, राइट. थर्डली, एक और चीज़ जो कि हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, दैट पॉलिटिकल कल्चर एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है. हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का जो पॉलिटिकल कल्चर से राइट एट द इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता था वही सेम चल रहा है. इनफैक्ट ओवर टाइम, as the economic conditions of the country change, as the developmental conditions of the country change, as the आपके फॉरेन डोमेन में आईआर में जो चेंजेस आ रहे हैं, राइट, आपकी विद इन द कंट्री जो चेंजेस आ रहे हैं, राइट, आपकी एज जो है, लोगों की जनरेशनल डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, हम एक चेंज इन पॉलिटिकल कल्चर भी देख सकते हैं, राइट. इनफैक्ट हम तभी बात करते हैं कि इनिशियली एक इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर मे बी मोर सब्जेक्ट ओरिएंटेड था, वेर इन वी वर रेडी टू से ट्रस्ट द स्टेट, गिव इन टू द स्टेट, जहाँ पे सोशल मूवमेंट्स जो है राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही कम हो गई थी. वही 70s ऑनवर्ड्स, especially in the 80s, we see a very huge spike in social movements again. Why? Because there was a changing political culture, right? Late 1980s onwards हम बात करते, there was a political culture which was impacted by the ideas of मंदिर, मंडल and market, right? तो political culture को different चीज़ें जो है impact कर रही होती हैं, and across time ये political culture जो है ये एक बहुत ही dynamic concept है जो कि change होता रहता है. लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, एक चीज़ जो याद रखना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कल्चर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसको आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते हैं टू सम काइंड ऑफ नेशनल कैरेक्टर या कोई एक डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है इन अ कंट्री, उसको आप पूरी कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर जो है नहीं मान सकते हैं, राइट. तो हम खुद ही बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हॉलीवुड के अंदर इवन इंपॉर्टेंट अवार्ड विनिंग कंट्री मूवीज लाइक से स्लमडॉग मिलियनेयर, दे पोर्ट्रे इंडिया इन अ सर्टेन मैनर, राइट. एंड हम क्या बोलते हैं कि ये कितनी स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ इंडिया है, राइट. तो उसी तरह से हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स ऑल्सो कांट बी रिड्यूस टू अ स्टीरियोटाइप, राइट. सो टू से किसे पाकिस्तान के अंदर एवरीवन इज अ टेररिस्ट, ऑल चिल्ड्रन आर टेररिस्ट, पूरी कंट्री इज अ टेररिस्ट, राइट. दैट माइट नॉट बी द करेक्ट वे टू गो. Maybe the political elite culture of Pakistan is oriented towards animosity, showing of animosity towards India. Why? Because उनको भी से votes gather करने हैं या उनकी खुद की भी elite को अपनी एक position cement करनी होती है. ज़रूरी नहीं है it speaks for the entire country. In fact, we have seen, राइट, खुद ही कितने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं थ्रू आउट. जब से क्रिकेट मैचेस अलाउड होते थे पाकिस्तान में, एंड लॉट ऑफ इंडियंस यूज्ड टू फ्लॉक देयर, दे यूज्ड टू सी द काइंड ऑफ warmth that they were received with by Pakistanis, right? So the idea कि अगर वो मार्केट्स में जाते थे तो लोग उनसे पैसे नहीं ले रहे होते थे. सिमिलरली अगर दूसरी कंट्रीज में वहीं हम साउथ एशियंस मिलते हैं, there we don't remember that who's Indian, who's Pakistani, right? Then we become South Asians only. A lot of restaurants may be say run by Indians or say run by Pakistanis, but they will be flocked by, they will be attended by
ऑल काइंड ऑफ साउथ एशियंस, राइट। सो ये आइडिया जो है पॉलिटिकल कल्चर का, इसको भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है दैट पॉलिटिकल कल्चर कैन बी एक्सट्रीमली डाइवर्स, एक्सट्रीमली मल्टी कल्चरल, एंड इसको स्टीरियोटाइप करना या फिर एक डोमिनेंट कल्चर को या जो पॉलिटिकल एलीट है उनके कल्चर को पूरी कंट्री का कल्चर समझना एक मिस्टेक होगी, ठीक है ना। विद इन दिस पॉलिटिकल कल्चर वेरियस स्टडीज जो हैं की गई हैं विद दिस रिगार्ड, एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टडी जो कि सबसे फाउंडेशनल मानी जाती है इज सिविक कल्चर। सिविक कल्चर बेसिकली द सिविक कल्चर नाम की एक किताब लिखी गई थी 1963 में। सो इवन दो इट वाज रिटन इन द 1960s, आज भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं अभी भी मानी जाती हैं, एंड दिस वाज रिटन बाय द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइट, पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी फोर रनर्स एज फार एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो कंसर्न, राइट, जिनको हम अगेन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी कर चुके हैं, आ गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा, ठीक है। अब आलमंड एंड वर्बा ने जो है कल्चर के ऊपर, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर स्पेसिफिकली काम किया, ठीक है। अब इन्होंने पहला सिस्टमैटिक काम जो है दिया पूरी की पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करते हैं ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लिबरल डेमोक्रेसी है, राइट, हमने देखा है देयर वेरियस काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज, उन्हीं के अंदर जो है आपकी एक लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो बात की गई है। तो कहते हैं एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है, राइट, उसके अंदर किस तरह का कल्चर एग्जिस्ट करेगा, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर लीड्स टू द थ्राइविंग और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, राइट। व्हाई आर देयर, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग आई, ठीक है, अरब स्प्रिंग आई नॉट नेसेसरीली जितनी कंट्रीज जहाँ पे अरब स्प्रिंग आई दे टर्न्ड इनटू लिबरल डेमोक्रेसीज, राइट। इनफैक्ट हम देखते हैं दैट देयर वर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो कि जिनके अंदर दोबारा एक a different kind of authoritarian government जो है they came into being, और there were countries जिनके अंदर civil strife ही आ गई, right। तो वर्बा एंड आलमंड बेसिकली ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है जिसके कारण लिबरल डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश होना, मेंटेन हो रहा एंड फ्लरिश होना पॉसिबल हो जाता है इन अ कंट्री, ठीक है। सो इनफैक्ट आलमंड एंड वर्बा का जो काम है और जितना फाउंडेशनल उन्होंने काम किया, इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड टू मैक्स वेबर का काम जो कि उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैपिटलिज्म पे किया था, राइट। तो वेबर ने इनफैक्ट अपना एक उनकी जो किताब थी कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट एथिक, उन्होंने एक कोशिश की थी ये समझने की कि देयर वर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिज्म जो है डेवलप होके आया एंड दीज कंट्रीज प्रॉस्पर्ड अ लॉट। नाउ वेबर वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि कई सोसाइटीज में प्रेजेंट है, क्योंकि वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, राइट। सो ही फोकस्ड ऑन सोशल कल्चर, कि ऐसे कौन सा सोशल कल्चर था जिसके कारण कैपिटलिज्म जो है कुछ कंट्रीज में, कुछ एरियाज में, कुछ सोसाइटीज के अंदर फ्लरिश कर पाया, एंड उनके अकॉर्डिंगली मॉडर्न कैपिटलिज्म की फ्लरिशिंग जो है वो इंटिमेटली रिलेटेड थी टू द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट वैल्यूज एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है। तो ये जिस तरह से सोशल कल्चर को रीड करके उन्होंने कैपिटलिज्म का एक फाउंडेशन ढूंढने की कोशिश की, उसी तरह आलमंड एंड वर्बा ने एक अटेम्प्ट किया और ये कहा कि अगर आपने एक स्टेबल लिबरल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है तो उसे इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंट्री में सिविक कल्चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सिविक कल्चर क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। इस सिविक कल्चर को समझने के लिए आलमंड एंड वर्बा ने अगेन इंस्पायर्ड बाय मैक्स वेबर क्या किया, उन्होंने 3 प्योर टाइप्स या 3 आइडियल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स बता दिए जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो उनकी स्टडी थी, अगेन ये एक आर्मचेयर थ्योरी नहीं थी कि हम बस बैठे और हमने अपने मन से ये कहानी लिख दी, नहीं, इट वाज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव सर्वेज, ठीक है। तो इन्होंने सर्वेज किए इन वेरियस कंट्रीज जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, राइट। दीज इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन जो आपका यूके है, वेस्ट जर्मनी, राइट। तो तब जर्मनी जो है ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में डिवाइडेड होता था। वेस्ट जर्मनी जो कि आपके जो वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज थे, राइट, उनके एक अलाय थे, राइट, नेटो के एक अलाय थे। वहीं जो ईस्ट जर्मनी था वो यूएसएसआर के अंडर था, राइट, उनके कंट्रोल में था, उनकी छत्र छाया में था, राइट। कंट्रीज लाइक इटली एंड मेक्सिको, एंड बेस्ड ऑन द सर्वेज ऑफ दीज पॉलिटिकल कंट्रीज उन्होंने फिर पहले 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स उनकी एक
आइडियल टाइप्स बताई कि इस तरह के, ऑब्वियसली जैसे कि मैं आइडियल टाइप्स की बात करती हूँ, आइडियल टाइप क्या होता है कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट रेप्लिका रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे, बट क्लोज टू दीज मॉडल्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन कौन से तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स थे? पहला वाज व्हाट दे कॉल्ड द पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, अब पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, राइट, पैरोकियल का मतलब क्या होता है? पैरोकियल इज समथिंग जो कि बहुत ही से पुराना है, बहुत ही एक पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को बिलोंग करता है, राइट, या कोई बहुत ही पिछड़ी हुई सोच जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, एक बहुत नैरो आउटलुक जो है, जो कि सिर्फ एक हमारी लोकल कम्युनिटी के बेसिस पे ही बनी हुई है, उसको हम पैरोकियल आइडिया बनाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो पैरोकियल political culture as the name itself suggests belongs to certain people, right, जिनका कोई कनेक्शन, कोई खास कनेक्शन नहीं है to the central government, right, ये लोग ऐसे हैं who are, उनको पता है अच्छा ठीक है हम किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, राइट, देयर इज अ कंट्री मे बी लाइक इंडिया और यूएस एक्सेट्रा दैट वी बिलोंग टू, बट कोई खास इंटीमेट उनका लेना देना नहीं है विद द गवर्नमेंट, राइट, तो ना ही उनका कोई उनकी ओपिनियन या उनका वर्डिक्ट या उनकी से सीक कर रहा होता है इन पॉलिसी मेकिंग। सो रिमेंबर इनपुट आउटपुट अप्रोच, राइट, तो ना ही इनपुट एरिया में एनीवन इज लुकिंग फॉर देयर ओपिनियंस, और ना ही आउटपुट एरियाज में कोई स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड टू दीज पीपल ऑन द मार्जिन्स और ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर बेटरमेंट और देयर डेवलपमेंट और पर्टिकुलरली टारगेटिंग देम। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जैसे कि कुछ ट्राइब्स जो कि अंडमान में रह रहे हों, राइट, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ट्राइब्स लाइक सेंटिलीज एक्सेट्रा, right, who might be aware कि अच्छा there is, or might actually not even be aware कि there is this political state called India जिसके अंडर हम आ रहे हैं। ठीक है, ना ही कोई उनसे पूछने जाता है कि अच्छा अब ना हम ये स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं या आत्मनिर्भर भारत चला रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी। ना ही हम उन सेंटिलीज के लिए इसे वहाँ पे कोई फैक्ट्री या यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, राइट, सो बोथ इनपुट एंड आउटपुट एरियाज ही दे आर मिसिंग, राइट। तो ये जो लोग हैं ये ना ही इन्फ्लुएंस कर पाते हैं पॉलिसी, और ना ही इनके ऊपर जो है कोई भी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं जहाँ पे इनके ऊपर डायरेक्टली किसी भी तरह का इम्पैक्ट आ रहा हो, राइट। तो इस तरह की एक एट अ डिस्टेंस रहते हैं लोग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे उनको कोई उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर दे आर्ट द लीस्ट बिट कंसर्न्ड विद देयर कंट्री, राइट। कल को इंडिया की जगह से चाइना एंड्स अप कंट्रोलिंग देम, इंडोनेशिया एंड्स अप कंट्रोलिंग देम, बांग्लादेश एंड्स अप कंट्रोलिंग देम, म्यांमार एंड्स अप कंट्रोलिंग देम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, बिकॉज दे हैवंट बीन मेड अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ, उनको कभी सीपिन ही नहीं किया गया है इसके अंदर, वो हमेशा ही मार्जिन पे ही रह गए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अब क्या होता है, people do not necessarily see them as participants but as subjects of the government। अब आपको याद होगा सब्जेक्ट मोस्टली हम किसको बोलते हैं, हम कहते हैं जो कंट्रीज रिपब्लिक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोग सिटीजन्स होते हैं, पर जहाँ पे मोनार्कीज एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे लोग क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनका कोई से नहीं है इन इलेक्टिंग दैट गवर्नमेंट। वो तो मोनार्क है ना, वो तो बाय बर्थ जो है वो चलते आ रहे हैं, जो लॉज बनाने हैं मोनार्क ने, किंग ने, क्वीन ने, वो उनसे पूछ के भी नहीं बनाई जा रहे हैं, है ना, बट उनके ऊपर ये असर जरूर आ रहा है, राइट। सो इफ द किंग और क्वीन से ऑफ अ सर्टेन एरिया डिसाइड टू मेक अ सर्टेन लॉ एंड टैक्स द पीपल ऑफ दैट कंट्री, अब लोगों के अंदर तो से नहीं था, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल इफ से औरंगजेब डिसाइडेड टू रीस्टार्ट जजिया एंड ऑल सच टैक्सेस, पीपल वांट आस्क्ड कि क्या आपकी परमिशन है कि मैं जजिया दोबारा शुरू कर दूं, राइट, लोगों को नहीं पूछा गया, बट आउटपुट का इम्पैक्ट उन पे जरूर आया, बिकॉज नाउ द पीपल वर बीइंग मेड टू पे दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट। सो ये आइडिया है कि लोगों की इनपुट लेवल पे कोई से नहीं है इन पॉलिसी मेकिंग, बट आउटपुट लेवल पे दे हैव टू अबाइड बाय से व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। तो इसको हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, जहाँ पे लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हमारी कोई से नहीं है, बट अगर हमारे मोनार्क ने बोल दिया, अगर हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो हमने ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, एंड
आउटपुट लेवल पे इवन द मोनार्क गॉजेस देयर रिएक्शंस, राइट, कि पॉलिसी बना दी, ठीक है, पॉलिसी बना दी एंड वो इम्प्लीमेंट भी कर दी, सपोज पीपल एंड अप रिबेलिंग अगेंस्ट इट या पीपल एंड अप से डाइंग ऑफ फैमिन्स एटसेट्रा, तो वो मोनार्क भी देख रहा है कि अच्छा इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, तो वो खुद शायद पॉलिसी चेंज कर दे या लॉ को चेंज कर दे, नॉट अकॉर्डिंग मे बी टू व्हाट पीपल रिक्वायर बट अकॉर्डिंग टू व्हाट माइट सूट देयर पर्पस, राइट, कि उनकी पावर को कोई भी तरह से थ्रेटन ना हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। इसके अलावा द थर्ड आइडियल टाइप जो कि एग्जिस्ट करता था, दैट इज द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अब सिटीजन्स जो हैं बहुत एक्टिव हैं, दे आर नीदर ऑन द मार्जिन्स नोर आर दे ओनली एट द रिसीविंग एंड, बल्कि दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नॉट ओनली इन इलेक्टिंग द गवर्नमेंट बट से बाय एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। अगर उनकी गवर्नमेंट जो है कोई नया लॉ बना रही है तो वो अपनी रिकमेंडेशंस भी देंगे, ये भी बताएंगे कि दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। तो एक म्योर बस वो रिसीविंग एंड पे नहीं है जैसे कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में था, बट इनफैक्ट मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट जब लॉज बनाए भी जा रहे हैं एट दी इनपुट लेवल, राइट। तो इस तरह की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो कि बहुत सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखी जाती है, राइट। फ्रांस की अगर हम बात कर लें, स्विट्जरलैंड के अंदर तो एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, उसकी बात कर लें, ये सारी जो है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के साथ कंपेयर की जाती है। अब इन तीन आइडियल टाइप्स को स्टडी करके एलमंड एंड वर्बा फाइनली केम टू अ न्यू कैटेगरी दैट दे मेड, जो कि उन्हें लगा इज परफेक्ट अगर आपने एक स्टेबल लिबरल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और कौन सी थी ये, दिस वाज कॉल्ड सिविक कल्चर। अब सिविक कल्चर उन्होंने बोला कि किसी भी कंट्री को अगर एक थ्राइविंग लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपकी कंट्री में सिविक कल्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब सिविक कल्चर है क्या, सिविक कल्चर एलमंड एंड वर्बा कहते हैं एक तरह से एक बैलेंस है, एक अमेलगमेशन है, एक बहुत ही एक आप बना लीजिए एक ऐसी चाय है जिसमें सारे पत्ती, मसाले, चीनी इन परफेक्ट क्वांटिटीज डला हुआ है टू मेक द परफेक्ट टी, ठीक है। तो अगर आप लगा लीजिए, अगर से पार्टिसिपेंट कल्चर पत्ती है, सब्जेक्ट कल्चर मसाले हैं और पैरोकियल कल्चर जो है चीनी है, उनको एक बैलेंस में सबको डालना जरूरी है इफ यू वांट अ गुड टी, राइट। सो इट इज द परफेक्ट अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कि पार्टिसिपेंट कल्चर भी है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, एंड कुछ एलिमेंट्स पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के भी हैं। अब सिविक कल्चर के अंदर उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेंट कल्चर अच्छा है, बट हम सिर्फ पार्टिसिपेंट कल्चर को क्यों नहीं बोल रहे कि ये ही लिबरल डेमोक्रेसी को आगे लेके जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि एक्सेसिव पार्टिसिपेंट कल्चर भी जो है अच्छा नहीं होता, राइट। क्यों, क्योंकि इसके कारण कई बार जो है मोबोक्रेसी बन जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जैकोबियंस के अंदर किस तरह से गिलोटीन किया गया, किंग्स के हेड्स काट दिए गए, सो मेनी पीपल वर चॉप्ड ऑफ, राइट। मोबोक्रेसी किसी भी कंट्री में किसी भी फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करे तो वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म बन जाती है, उससे एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आती, बल्कि इट विल ओनली लीड टू सिविल स्ट्राइफ, ठीक है। सो उनका क्या मानना था कि इस तरह का एक्सेसिव पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं, राइट, जिसको हम मॉब रूल भी बोल सकते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म भी बोल सकते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं पार्टिसिपेंट कल्चर होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करें, बट साथ ही में कुछ एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट इन पैरोकियल कल्चर भी होने चाहिए जहाँ पे पीपल आर ऑल्सो रिस्पेक्टफुल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्टेट दैट दे लिव इन, दे ऑल्सो अग्री कि हमने ये लॉज को ढंग से फॉलो करना है, उनका उल्लंघन नहीं करना है, राइट। तो ये कुछ एलिमेंट्स भी जो है इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक सिविक कल्चर बनाना है, अगर वी नीड अ स्टेबल थ्राइविंग लिबरल डेमोक्रेसी। एलमंड एंड वर्बा ने जो अब सर्वेस किए थे उसके अकॉर्डिंगली उनको लगा कि ब्रिटेन के अंदर एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो सबसे क्लोज आ रहे हैं टू द आइडिया ऑफ बीइंग एबल टू एस्टैब्लिश a civic democracy, right. Over time this opinion might have changed, over time we can say कि Britain and US के अंदर दोनों ही highs and lows देखे गए हैं in civic culture, but Almond and Verba का मानना था कि अगर कोई ऐसी countries हैं जहाँ पे some form of civic culture exists, it is Britain and the United States, ठीक है। Now moving on, इसी idea of
कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एल्मन एंड वर्बा ने डिस्कस की थी वाज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट। ठीक है, अगेन दिस was important, ये कल्चरल एलिमेंट एंड एस्पेक्ट was necessary, it was seen as a vital ingredient फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्टेबल पोलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये पोलिटिकल ट्रस्ट बेसिकली मीन्स अ काइंड ऑफ बिलीफ जो कि लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है कि जो उनके रूलर्स हैं, जो कि उनकी गवर्नमेंट है, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मोनार्क्स हो, डिक्टेटर हो, जो मर्जी हो, कि ये जो हमको रूल कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो वेल इंटेंशनड है, बेसिकली हमारे हित के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे भले के लिए काम कर रही है, एंड at the end of the day is serving the interests of the governed. So in fact हम कई बार बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में ज़रूरी भी नहीं है कि आप ढंग का काम कर रहे हो, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ जी जो आप कर रहे हो वो उनके फायदे के लिए है। ठीक है, सो दैट इज वाई हम बोलते हैं ना कि आजकल द आइडिया ऑफ प्रोपेगेंडा, द आइडिया ऑफ मीडिया, द आइडिया ऑफ PR क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, सो एज टू रीअसर्ट एंड कॉन्स्टेंटली मेक पीपल बिलीव दैट आवर गवर्नमेंट इज ट्रस्टवर्दी, that our government is working for your welfare, that our government is serving your interests, right? ये idea जो है, right, उसको हम political trust बोलते हैं। और जितना ये जो political trust होता है, ये political trust is indicative of कि कितना support exist करता है amongst the people for the regime, for the government in power, जिसके through sound governance जो है possible हो पाती है, right? People will only follow laws if they believe that these laws are for their welfare. अगर लोगों को लगता है कि ये laws ही हमारे welfare के लिए नहीं है, they will end up opposing those laws, right? तो for example, इतनी बार जब protest manifest होती हैं, right, in the form जब various governments को जो है criticize किया जाता है, वो प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? वो प्रोटेस्ट हो रही है बिकॉज द पीपल फील कि ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये हमारी वेलफेयर के लिए नहीं है, बल्कि ये इल इंटेंशनड है, राइट? दे विल नॉट सर्व आवर पर्पस बट सम सेल्फिश पर्पस, सम प्राइवेट इंटरेस्ट, सम कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ अ स्मॉल एलीट पॉपुलेशन, राइट? तो अगर डिस्ट्रस्ट इस तरह का पैदा हो जाता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो पीपल विल रिफ्यूज टू फॉलो देयर लॉज, राइट? एंड इन फैक्ट जैसे कि अगर हम देख सकते हैं गांधी ने एंड उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं ऑफ द आइडियाज ऑफ नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसओबीडियंस, right, these emanate out of the fact कि we do not agree with the kind of laws that you make, we do not trust the government, right, and that is why we will not follow your laws, we will not abide by your policies, right? अब इसी political trust से निकल के वेरी इंपॉर्टेंटली अमेरिकन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका पहले भी हम एक काम कर चुके हैं, रॉबर्ट पटनम, राइट, उसी से जुड़ा हमने एक और टर्म पहले भी किया हुआ इन पॉलिटिकल थ्योरी, वाज दैट ऑफ सोशल कैपिटल, राइट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सोशल कैपिटल वेरियस सोशल नेटवर्क्स हैं लोगों के, राइट, जिसके लोग जो है मेंबर्स बन जाते हैं, राइट? सो दीज कैन बी नेटवर्क्स ऑफ से आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होगी, टीचर्स ग्रुपिंग हो गई, कोई किटी के मेंबर्स आप हो गए, राइट, किसी से पाक या योगा ग्रुप के आप मेंबर्स हो गए, राइट, जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि उनकी सिमिलर इंक्लिनेशंस है, और इन्हीं नेटवर्क्स में वो आपसी में भी बातचीत करते हैं और आपस में बातचीत करने से उनकी जो ब्रॉड आइडियाज़ हैं वो भी फॉर्मुलेट होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली पटनम कहते हैं कि जिन एरियाज़ में ऐसी सिविक कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, राइट, ये सोशल कैपिटल कब ज़्यादा होगा? जहाँ पे पीपल आर पोलिटिकली इंक्लाइंड, दे वांट टू डिस्कस देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस, राइट, जहाँ पे एक काइंड ऑफ सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो लोग रादर देन एक दूसरे में भेदभाव करने से ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हैं। इंटरपर्सनल ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आई एम नॉट अप्रोचिंग समवन विद दी वो कि अच्छा ये तो मेरे को लूट की जाएगा, या पीपल यू नो आर नॉट ट्रस्टवर्दी, बल्कि फ्रॉम अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वो कि नहीं ये मेरी कंट्री मैन है, मेरी सिटी के लोग हैं, सो दीज पीपल विल बी गुड, एंड वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं जहाँ पे हम हिस्सा बन सकते हैं। जहाँ जहाँ वो कहते हैं सोशल कैपिटल ज़्यादा होगा, वहाँ पे देयर इज़ अ टेंडेंसी कि ये जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है वो भी बेटर होगा, विच विल लीड टू हैविंग बेटर गवर्न्ड कंट्रीज, राइट? सो ये आइडिया भी मद्देनजर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज आइडियाज देयर आर ऑल्सो, हम फटाफट कर लेते हैं,
थोड़े और कॉन्सेप्ट्स जो कि मॉडर्न डे में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पोस्ट मटीरियलिज्म जो कि स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आफ्टरमाथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. राइट नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वाज आल्सो अ फेज. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में वी ऑल्सो हैड द ग्रेट डिप्रेशन. सो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का एक रूट भी क्या था? वॉर. राइट हमने देखा था कि वॉर के अंदर मैसिव प्रोडक्शन हुई. राइट और इस मैसिव प्रोडक्शन के टाइम पे जो है पीपल ऑल्सो गॉट एम्प्लॉयड एज सोल्जर्स, अ लॉट ऑफ women found jobs in the factory. So it sort of gave a boost to various economies all over again. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इनफैक्ट थ्रू द 1960s वी सी अ रिसर्ज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो. हाउएवर विद दिस, एक जब इकोनॉमिक ग्रोथ आई, सोसाइटीज़ के अंदर वेलफेयर बढ़ गया, सोसाइटीज़ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, सोसाइटीज़ के अंदर इनकम बढ़ गई, इसके बाद एक फेज ऑफ पोस्ट मटीरियलिज्म शुरू हो गया जिसको रोनाल्ड इंगलहार्ट जो कि एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट है कहते हैं कि नाउ a different kind of political culture, a different kind of set of values became very important. और ये values जो है rather than looking at that we should have great economic growth या फिर हम लोग को जो है security बहुत value करनी चाहिए, right? So this whole कोल्ड वॉर क्राइसिस के टाइम पे ना, जब हम देखते थ्रू आउट द 1960s यूएसए के अंदर कितनी एंटी वियतनाम मूवमेंट जैसे कि चली हुई थी, एंटी वॉर मूवमेंट कितनी ज़्यादा चली हुई थी. सो रादर देन से टॉकिंग अबाउट पहले जो एक नोशंस थे फिजिकल सिक्योरिटी, लुक एट द बिग कम्युनिस्ट गोस्ट दैट माइट बी अटैकिंग अस, राइट, या फिर उससे पहले जो नाजीज का खतरा एग्जिस्ट करता था, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स या इकोनॉमिक ग्रोथ कंसर्न से हटके नाउ इन पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के अंदर they started emphasizing on other things like self expression. सो द आइडिया कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, कि मेरे पास द एबिलिटी टू बी एबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस होना चाहिए, कि मेरे पास द फ्रीडम टू बी टू लिव अकॉर्डिंग टू माई कल्चर, टू प्रैक्टिस माई बिलीव्स, टू वेयर द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वॉन्ट, वो होना चाहिए, टू be and enjoy the kind of gender I want to follow, the kind of sexuality I have, उसकी permission होनी चाहिए, right? So these were the ideas of self expression that became very important along with the idea of quality of life. So quality of life में सिर्फ एक increased income नहीं बल्कि the idea कि हमें एक अच्छा environment चाहिए. तभी 60-70s के अंदर हम देखते हैं environmentalist movement जो है USA में, western societies में were at an all time high which culminated in the 1972 की conference, right? So the idea that climate is important, anti-nuclear and anti-war protest became very important, right? So ये ideas जो है became more important rather than the ideas of say material ideas जिनको हम बोलते हैं of economic growth or physical security, right? तो ये बोलते हैं, ये इंगलहार्ट का कहना है कि ये values और ये post material values भी इसीलिए पॉसिबल हुई बिकॉज दीज वर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज सच एज ब्रिटेन, सच एज यूके, वेस्टर्न यूरोप की जो वेरियस कंट्रीज हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी अ सर्टन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैड बीन रीच्ड, अ सर्टन लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम हैड बीन रीच्ड, अ सर्टन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैड बीन रीच्ड, because of which it became possible for people to now talk about such post material values जो कि अब एक important हिस्सा बन गई of the political culture at large. And that is why you see all these, जैसे कि मैंने बताया 60s एंड 70s में एंटी वियतनाम वॉर मूवमेंट्स, एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. अलॉन्ग विद दिस देयर इज आल्सो द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जनरेशंस जो कि अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ये पॉलिटिकल जनरेशन का आइडिया बेसिकली कहता है कि पहले पॉलिटिकल कल्चर को एक बहुत ही स्टैटिक कॉन्सेप्ट माना जाता था, बट लेटली लोगों में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट में ये रियलाइजेशन हुई कि ये बहुत ही एक डायनामिक आइडिया है एंड इनफैक्ट उन्होंने एक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जनरेशन भी बनाया. मतलब क्या कि दे कैन बी डिफरेंट जनरेशंस, कि हर जनरेशन के पास पोटेंशियल होती है कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स रखे जो कि उसको अपनी प्रीसीडिंग एंड आने वाली जनरेशन से जो है डिफर करके रखता है. तो फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जब एक पूरा एंटी ट्रम्प, एंटी रेसिज्म एंड पुलिस वायलेंस का से ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के अंदर जब फिनोमेना चल रहा था, देयर वाज दिस आइडिया ऑफ सेपरेटिंग से मिलेनियल्स एंड द वे दे थिंक फ्रॉम व्हाट दे कॉल द बूमर जनरेशन, राइट. एंड ये जो है और भी स्टार्क हो गया विद द कमिंग ऑफ द कोविड-19
पैंडमिक, राइट। सो ये मानना था कि जो मिलेनियल्स हैं they are more scientific in their orientation, they are more factual, they are ready to believe scientific facts being offered say by people like Dr. Fauci etc and believing that yes pandemic exist कर रहा है, so wear your masks, isolate yourself, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, बाहर ज़्यादा ना जाइए। एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव दिस बूमर जनरेशन, राइट, जिसमें से आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते थे, वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ पैंडमिक, राइट, हु वर इवन रेडी टू बिलीव दैट मे बी थाली बजाने से या ये कुछ करने से जो है द वायरस माइट जस्ट डाई आउट, राइट। तो दिस वॉज कॉल्ड द बूमर जनरेशन। तो इस तरह से उनका मानना था कि डिफरेंट पोलिटिकल जनरेशंस के अंदर भी टेंडेंसी होती है टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोलिटिकल लीनिंग, राइट। सो यू कैन से इंडिया के अंदर भी जब हम देखते हैं, हम डिफरेंट जनरेशंस को देखते हैं, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट डिफरेंट जनरेशंस ऑफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ वेरिंग पॉलिटिकल कल्चर्स, राइट। सो द कांग्रेस सिस्टम एग्जिस्टेड बिकॉज at one time till the late 1960s there was a dominant political culture. Then with the rise of say caste politics, with the democratization and first democratic upsurge, there's a change in political culture which makes regional and caste based political parties coming up possible, right, और उनकी popularity जो है वो बढ़ जाती है, right। तो ये political culture जो है वेरिंग जनरेशन से भी जुड़ा होता है एंड हर जनरेशन जो कि एक डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर को मानती है उसको हम एक अलग पॉलिटिकल जनरेशन की तरह जो है देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली इसी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो हम करते हैं विच ऑल्सो वीव डन बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में वी विल लुक एट अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज दैट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अब हमने जब हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, एंड ऑफ आइडियोलॉजीज की बात कर रहे थे, तब हमने हंटिंगटन का ये जो थीसिस सामने आया था विद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस उसको देखा था, जहाँ पे सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं दैट इवन दो कोल्ड वॉर माइट हैव कम टू एन एंड बट दिस डज नॉट मीन दैट द वर्ल्ड हैज नाउ अग्रीड टू a blanket ideology or some blanket norms that everyone is ready to adhere to. In fact, on the very opposite end, हंटिंगटन का ये मानना था कि अब ग्लोबल स्केल पे एक अलग काइंड ऑफ क्लैश शुरू हो गया है जो कि आइडियोलॉजीज के बीच में नहीं है बल्कि सिविलाइजेशंस के बीच में है। और ये सिविलाइजेशंस क्या है? ब्रॉड सोशल ग्रुप्स जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टेरिटरी या कंट्री तक लिमिटेड नहीं है बट अक्रॉस बाउंड्रीज अक्रॉस बॉर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, कल्चर्स दैट बाइंड अ सर्टेन सोशल ग्रुप टुगेदर, ठीक है, इनको बुलाते हैं कल्चर्स रिट लार्ज, राइट। सो दे आरंट लिमिटेड टू वन कंट्री बल्कि अक्रॉस कंट्रीज है, राइट। जैसे कि हमने बात किया दैट अगर आप इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वेस्ट एशिया तक लिमिटेड हो, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आल्सो इन यूरोप, राइट, इन वेस्टर्न कंट्रीज, राइट, इट माइट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। सिमिलरली अगर हम लैटिन अमेरिकन कल्चर की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैटिन अमेरिका तक वो कल्चर लिमिटेड है, जहाँ जहाँ उनका डायस्पोरा है वहाँ वहाँ पे वो कल्चर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उनका मानना था कि जो सुप्रा नेशनल ग्रुपिंग्स अब भर के आई हैं, अब सिर्फ एक नेशनल पॉलिटिकल कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स इमर्ज हो गए हैं जिनको आप डिफरेंट सिविलाइजेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अराउंड 7 या 8 हैं वेरियस काइंड ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल कल्चर्स या सिविलाइजेशंस जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जापानीज, इस्लामिक, हिंदू, स्लाविक ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन, चाइनीज एंड एक जो इवॉल्विंग पॉलिटिकल कल्चर है ऑफ अफ्रीकन, ठीक है। तो उनका एक और चीज मानना था कि जब ये ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ना बेंजामिन बाबर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मकवर्ल्ड थीसिस उन्होंने दिया, राइट, मैकवर्ल्ड थीसिस जिसको हम ऑफन मैकडोनल्डाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि ये अमेरिकन कुछ हम से मैकडॉनल्ड्स का एक ऑलमोस्ट एक हिस्सा मान सकते हैं। सो द वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, द वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ एन ओपन कल्चर, द वेस्टर्न ड्रेसिंग अप अ सर्टेन वे, स्पीकिंग अप अ सर्टेन वे, दैट आउट द वर्ल्ड अक्रॉस एक्सेप्टेड नॉर्म बन जाएंगी, राइट। ये नहीं हो रहा था। ऑन द अदर हैंड हंटिंगटन का मानना था इसका अगेंस्ट द अमेरिकन से इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द सिविलाइजेशनल थिंग्स ही हंटिंगटन ने क्या किया, वो क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को, राइट। तो कहते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, किस तरह के वो स्टेट्स है, क्या वो एक दूसरी सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट कर बीच में अटके हुए हैं कहीं, उस बेसिस से पावरफुल एंड कल्पल अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू सिविलाइजेशन शुरुआत कहाँ से हुआ, इंडिया क्या हो गया, राइट। सिमिलर हैं कि फॉर इस्लामिक सिविलाइजेशन
कोर स्टेट का अगर एक आइडिया है कि अगर वो मक्का से जुड़ा है, राइट, तो सऊदी अरेबिया हो गया। ऑलरेडी अब वेरिंग सेक्ट्स है आया कि इस्लाम के अंदर हो सकता है कि सुन्नीस, राइट। तो अब कोर स्टेट जो है बेसिकली ये होता है जो फॉर सिविलाइजेशन मेंबर स्टेट। अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जर्मनी, इन सब, देन देयर इज एक पेक्यूली है, राइट, चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। हिंदू सिविलाइजेशन की बात हो, इंडिया के अंदर पाया जाता है एलिमेंट्स ऑफ इट। कल्चर एक ऐसी चीज, आसपास की भी जो सराउंडिंग हो गया, कोरिया हो गया, दे हैव वेरी बाय ऑल दी साउथ। इसके अलावा एक मिक्स्ड और टोन स्टेट्स। अब ये मिक्स्ड और टोन स्टेट्स क्या है? बेसिकली ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लीडर्स ने अटेम्प्ट किया कि हम अपनी कंट्री को एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन में मूव कर पाए। एक बेसिक एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हंटिंगटन देते हैं, इज दैट ऑफ टर्की। सो आफ्टर से द कमिंग इन ऑफ केमाल अटाटुर्क, उसके बाद जो है हम देखते हैं एक जो सेक्युलराइजेशन का अटेम्प्ट हुआ आफ्टर द एंड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ मेकिंग टर्की अ मोर सेक्युलर स्टेट, जो कि 1960s के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रिडोमिनेंट हो गया, जहाँ पे the leaders of Turkey wanted to portray Turkey not as an Asian country, but in fact उसको वो और भी ज़्यादा यूरोपियनाइज करने की कोशिश करना चाहते थे, ठीक है, उसको एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का पार्ट बनाने की कोशिश करना चाहते थे। यही अगर आप थोड़े मिडीवल एस्पेक्ट में, मिडीवल तो नहीं बल्कि थोड़ी अर्ली मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करें, तो रशिया के अंदर अगर हम बात करें, एक जो अटेम्प्ट था से बाय पीटर द ग्रेट, अगेन उसको मोर एक यूरोपियन कंट्री बनाने का, रादर देन एक एशियन सुपर पावर देखने का, बल्कि एक यूरोपियन सुपर पावर बनाने का, इसलिए उसको भी एक मिक्स्ड या टोन स्टेट की तरह जो है देखा जा सकता है, राइट। सो ये कैटेगराइजेशंस जो है ऑन वेरिंग बेसिस, ऑन सिविलाइजेशनल एंड पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल कल्चर बेसिस पे हंटिंगटन करते। Now another very important approach जो कि comparative politics का हिस्सा है is an interdisciplinary approach। ठीक है, दो interdisciplinary approaches जो हैं बहुत important है। इससे पहले जो कि हमने political culture की, वो भी एक interdisciplinary approach ही है, right। political culture जो है anthropology, सोशियोलॉजी, साथ ही में पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस की जो है एक मिश्रण माना जा सकता है। अब वी कम टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। Political sociology approach जो है now has been considered one of the foremost approaches। ठीक है, ना ही ये one of the oldest approach of comparative politics है, बट अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज की बात करें ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स का दायरा अब बहुत नैरो नहीं रखा गया, राइट। जैसे कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी देखा था, नाउ व्हेन वी लुक एट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स, वी डू नॉट restrain it to just institutions or government or political parties or just the formal sphere of politics। in fact हमें समझ में आ गया है, जैसे कि हमने पावर की थ्योरी के अंदर देखा था कि किस तरह से पॉलिटिक्स हर जगह जो है इन एक्शन है, राइट। वी सॉ पॉलिटिक्स कैन एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, राइट। फैमिली के अंदर जो जेंडर रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो बच्चों के साथ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, वहीं इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी in terms of when we look at caste groups, when we look at religious groups in terms of the majority and minority relationship, right। तो politics and power जो है, जितना ज़्यादा उनका नोशन एक्सपैंड हुआ है, उतना ज़्यादा political sociology की जो अप्रोच की रेलिवेंस है, स्पेशली इन द कंटेम्प्रेरी एरा, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उसी से आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड एल.एस. ठाकुर का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जे स्टोर के अंदर जो है ऑन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राइट। ही सेज ये अप्रोच जो है बेसिकली अटेम्प्ट करती है पॉलिटिकल फिनोमिना एंड प्रोसेसेस को समझने के लिए सोशल डिटर्मिनेंट्स को देखने की, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लुक एट से इश्यूज, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया के अंदर हम बोलते हैं कास्ट वायलेंस is not just social, it is a political phenomena। caste based parties obviously are a political phenomena, ठीक है। सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अ पॉलिटिकल फिनोमेना। बट ये किससे इम्पैक्ट हो रहे हैं? सोशल डिटर्मिनेंट से इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये सोशल डिटर्मिनेंट्स जो है कास्ट हो सकते हैं, जेंडर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, रेस हो सकता है, एथनिसिटी हो सकता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनआरसी की, राइट, एनआरसी एक पॉलिटिकल मुद्दा है बट इट इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय सोशल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्यों, यहाँ पे एथनिसिटी की बात हो रही है, राइट, कि कहाँ से जो है लोग आ रहे हैं, राइट। बेसिकली द आइडिया इज, एनआरसी के अंदर जो मेन एक पॉइंट क्या है, जो कि क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के को भी बीच में लाता है, कि हमारा जो एक इंडिजिनियस असमीज कल्चर है वो ओवरवेल्म हो रहा है बाय से द कमिंग इन ऑफ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, राइट। सो ये आइडिया जो है चाहे पॉलिटिक्स में पढ़ा जा रहा है बट सोशल डिटर्मिनेंट्स जो है इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एग्जामिन करती है अप्रोच, क्या लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बीच में, बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हमने बात कर ली, कास्ट स्ट्रक्चर, रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड political structures, and साथ ही में social behavior and political behavior, right, social behavior भी determine करता है आपके political behavior को। So for example, when you look at caste riots or religion based riots, do you look at them through a sociological lens or do you look at them through a political lens? आखिरकार आपको अगर उनको एक्चुअल में समझना है, आपको दोनों ही लेंसेज के थ्रू यूज जो है उन्हें देखना पड़ेगा। एंड इसीलिए इसी कारण ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है इतनी ज़्यादा क्रूशल है। नाउ मॉरिस डुवर्जर जो है, ही डज एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड ही बिलीव्स पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बेसिकली इज अ साइंस ऑफ पावर, right, it is a science of power. So if you want to understand power in various ways and means that it might exist, right, so power, a dictator might enjoy power, a government might enjoy power, bureaucracy might enjoy power, a certain caste group like Brahmins might enjoy power, a certain religious majority group might enjoy power, a certain racial majority in the form of, say, white American man, both in terms of race as well as gender, might enjoy power, ठीक है। तो ये क्या है, पावर इन ऑल इट्स वेराइटीज उसको देखने की कोशिश करती है। ऑफ गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट किस तरह से बनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत बार बात करते हैं कि सर्टन सोसाइटीज ऑल्सो लीड टू सर्टन काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। एक बार हम कई बार काफी ऐसा कोट यूज करते हैं ना, that we get the leaders that we deserve, ठीक है। अ कंट्री गेट्स द लीडर्स इट डिजर्व्स। क्यों, क्योंकि आखिरकार लीडर्स को चुन के कौन भेज रहा है, हम लोग ही भेज रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग से there were certain, say, when you look at early years of Indian democracy before the coming in of the first democratic upsurge, हम कहते हैं हाई कास्ट हाई क्लास जो है लीडर्स डोमिनेट करते थे इंडियन पॉलिटिक्स को। क्यों, क्योंकि इंडियन सोसाइटी भी ऐसी थी, राइट, दे यूज्ड टू, इट इज़ अ कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी एंड वो आपको लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है। वहीं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बाद यू सी कंप्लीट अ वेरी डिफरेंट चेंज इन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि पार्लियामेंट में भेजे जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सर्टन सोशल चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन इंडियन सोसाइटी, राइट। अथॉरिटी किस तरह की एग्जिस्ट करती है, हम लोगों ने बात की है ना, यू विल रिमेंबर, हमने वेबर की बात की थी एंड वेबर के अंदर हमने देखा था उन्होंने जो आइडियल टाइप्स बनाए थे ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल और रैशनल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, ठीक है। तो इनमें से किस तरह की अथॉरिटी कहीं पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी जो वहां पे है, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है डुवर्जर का मानना है स्टडी या फिर अप्रोच जो है ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की वो अप्लाई कर सकती है। नाउ मूविंग ऑन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है, जैसे कि हमने पहली बात कर ली थी, एक सबसे ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से एक है। इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट प्लेटो, व्हेन वी लुक एट एरिस्टोटल, इनफैक्ट एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बुलाया जाता है। एरिस्टोटल ने आखिरकार राइट, व्हाट डिड ही से, द स्टेट इमर्जेस आउट ऑफ फैमिली, है ना, कि अब जो स्टेट है, स्टेट वाज लुक्ड एट एज एन ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। तो उन्होंने बात की कि किस तरह से पहला ग्रुप जो है हमारा फैमिली बनता है, राइट, बट वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हम जो है फिर जाते हैं और कुछ विलेजेस या ट्राइब्स बना लेते हैं एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू प्रोग्रेसिवली इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो सोसाइटल चीजों से जो है लिंक्ड है। तभी फॉर एरिस्टोटल व्हेन ही सेज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, man is a social animal,
दैट इज वन एंड द सेम, ठीक है। साथ ही में व्हेन वी लुक एट से हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्यों आती है, क्या फैक्टर्स हैं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल फैक्टर्स भी जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व थे, एंड दैट इज वाई पीपल लाइक एरिस्टोटल, इवन प्लेटो जो है उनको भी हम रिगार्ड कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने भी एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट ही यूज की थी, बट ही वॉज मोर ऑफ अ फिलोसफी ओरिएंटेड पर्सन, स्कॉलर, रादर देन अ सोशियोलॉजिस्ट, विच वॉज मोर द ओरिएंटेशन ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। सो सिसरो, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एक्विनास, ये सारे ही जो है क्लासिकल पीरियड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को जो है, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग ऑन, व्हेन वी लुक एट मैकियावेली, राइट, मैकियावेली जो कि एग्जिस्ट करते हैं ऑन द प्रेसिपिस, ऑन द एज ऑफ मिडिवलिटी एंड मॉडर्निटी, राइट, हम उनको कई बार पहला मॉडर्न थिंकर भी बुलाते हैं। मैकियावेली की जितनी भी प्रिंस है उससे बेटर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की अप्रोच आपको कहाँ मिल सकती है, राइट। आखिरकार वो प्रिंस को जब बोलता है आपको लायन एंड फॉक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किससे निकल के आए हैं, सोसाइटी की स्टडी से निकल के आए हैं, ठीक है, कि अगर आपने मासेस को इन्फ्लुएंस करना है, यू नीड टू बी अ लायन लाइक लीडर टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस देम, राइट। तो ये क्या है, सोशल फैक्टर्स को देखते हुए आपकी पॉलिटिकल अप्रोच आपको बता रहा है, राइट। सिमिलरली जब ये बताते हैं कि कौन सी सोसाइटीज के अंदर जो है आपकी प्रिंसिपैलिटीज होनी चाहिए, मतलब प्रिंस उनका होना चाहिए, एंड कौन सी सोसाइटीज आर फिट टू बी रिपब्लिक्स, राइट, कौन सी सोसाइटी के अंदर आपकी रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है, राइट, वो भी जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो सोसाइटी के बेसिस पे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मेच्योर सोसाइटी जहाँ पे लोग जो है पढ़े लिखे हों, उनके अंदर अवेयरनेस हो, उनके अंदर से सुपरस्टिशंस एक्सेट्रा सब निकल गए हों, वही सोसाइटी इज केपेबल ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक सोसाइटी, अ रिपब्लिक, ठीक है। तो ये आइडिया जो है अगेन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच को यूज करता है। जब हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स जो है इनके द ग्रैंड ओल्ड फादर माने जाते हैं, राइट, ही इज द मैन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, ठीक है। अब व्हेन यू लुक एट मार्क्स एंड एंगल्स दोनों का ही काम, आप रियलाइज करते हो कि उनके लिए तो स्टेट आखिर का क्या था, स्टेट वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द काइंड ऑफ क्लास रिलेशंस जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। स्टेट तो उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो क्लास सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट है, चाहे वो पहले आपकी फ्यूडल लॉज रही हो, चाहे वो आपके जो हैं स्लेव ओनर्स रहे हों, चाहे वो आपका बुर्जुआ हो, वही स्टेट को भी डोमिनेट करेंगे। साथ ही में यही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है ये प्रैक्सिस में बिलीव करती है। प्रैक्सिस क्या है, जब हम थ्योरी को साथ में एक्शन के साथ जोड़ते हैं, जहां पे ह्यूमंस के अंदर, अब वो कहते हैं ना क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ, दोनों ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक सोशल रेवोल्यूशन लाना है, राइट। तो जब तक आपकी जो प्रोलेटेरिएट है उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस नहीं जागरूक होती दैट वी आर टुगेदर, राइट, हम proletariat के interest lie together and we have nothing but our chains to lose and we need to stand up against the bourgeois state, तब तक चेंज नहीं आएगा, राइट। सो दिस, अब क्लास क्या है, एक सोशल फैक्टर है, यूनाइटिंग दिस क्लास थ्रू रेजिंग देयर कॉन्शियसनेस वाया वाज समथिंग जिसको हम प्रैक्सिस रिगार्ड करते हैं, एंड दैट इज वाई मार्क्सिज्म एंड मार्क्स की थ्योरी को जो है एक प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है माना जाता है। देन वी हैव मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जितने ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस इन सब में इंपॉर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा जो हैं वो सोशियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट हैं एंड पढ़े जाते हैं। पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि उनकी अथॉरिटी का जो हमने आइडिया किया था पावर के अंदर, वेयर ही डिवाइडेड अथॉरिटी इनटू वेरियस काइंड्स, राइट, द 3 आइडियल टाइप्स ऑफ traditional authority, charismatic authority and rational legal authority, they were all dependent on कि कौन सी सोसाइटी में किस तरह की अथॉरिटी आएगी, वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है, राइट। तो ट्राइबल टाइप जो किंगडम बेस्ड ऐसी सोसाइटीज थी वहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटीज होती थी। मूविंग ऑन, जब एक ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी थी, जैसे कि हम इंडिया में की बात करते हैं, जब इंडिया एक नेसेंट डेमोक्रेसी थी, एक नई नई डेमोक्रेसी थी, या इनफैक्ट अभी भी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट इंडिया इज,
कैरिज्मेटिक लीडरशिप कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सो Nehru was a very charismatic leader. Gandhi was a very charismatic leader. Modi can be regarded as a very charismatic leader. वही rational legal authority जो की है आपकी bureaucracy की है, right? Which is based on certain rationality, which is based on certain scientific structures, and वो काम भी जो है उसी तरीके से करते हैं. साथ ही में जब हमने पावर पढ़े थे, इन पावर के अंदर हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल्स किए थे, द एलिटिस्ट स्कूल ऑफ पावर एंड द प्लूरलिस्टिक स्कूल ऑफ पावर. दोनों ही अपनी जो फाउंडेशनल थॉट है किससे डिराइव करते हैं? इन द वे दैट दे लुक एट सोसाइटी, राइट? तो एलिटिस्ट का क्या मानना है? एलिटिस्ट जैसे कि हमने किए थे मॉस्का, परेटो एंड रॉबर्ट मिचल्स, राइट? मिचल्स इन्होंने आइडिया दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. उनका क्या मानना था? मोस्ट एलिटिस्ट का क्या मानना था कि भैया सोसाइटी चाहे जिस मर्जी तरीके की हो, एंड में पावर किसके हाथों में होगी? कुछ एलिट्स के हाथों में ही होगी. चाहे ये एलिट्स टैलेंट के बेस पे हो, चाहे ये एलिट्स ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे हो, राइट? तो ये एलिट्स जो है किस भी बेसिस पे हो, बट पावर हमेशा विल बी इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू एंड नॉट ऑफ द मासेस. नेक्स्ट हमने जो प्लूरलिस्ट स्कूल किया था विच वॉज लेड बाय पीपल लाइक डाल, राइट? उनका एक ऑपोजिट एंड था, राइट? उनका क्या मानना था कि हमेशा सिर्फ स्टेट जो है एक प्राइमरी अथॉरिटी नहीं होता, स्टेट के अलावा जो है मल्टीपल ग्रुपिंग्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में हमेशा से ही. एंड स्टेट क्या है? स्टेट आखिरकार इन सब ग्रुपिंग्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन अंपायर का रोल प्ले करता है, राइट? सो द आइडिया ऑफ अ प्लूरलिस्टिक अप्रोच वाज आल्सो बेस्ड ऑन looking at society as being pluralist in nature. ठीक है, तो इसीलिए इनको भी हम एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का ही एक्सटेंशन मान सकते हैं. अब व्हेन वी लुक एट द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, हम कहते हैं 4 मेन एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं, या 4 मेन ऐसी चीजें होती हैं जिनको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है पढ़ती है. पहला इज द सोशो पोलिटिकल फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट, कि आखिरकार मॉडर्न स्टेट निकल के कैसे आया, राइट? अब इसकी भी जो है वेरियस थ्योरीज हैं, राइट? देयर कैन बी द ऑर्गेनिक थ्योरीज जो कि हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट अप्रोचेस वाले ने किए, राइट? जैसे कि पीपल लाइक एरिस्टोटल, पीपल लाइक प्लेटो, पीपल लाइक सेंट ऑगस्टीन. वही ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव पीपल हु बिलीव दैट स्टेट इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल एंटिटी. And there were a number of people who followed the political sociology approach, including the founders of the systems and structural functional approach, जिनको भी एक सब पार्ट माना जा सकता है, या माना जा सकता है कि वो भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, राइट? क्योंकि वो भी देख रहे हैं, जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सोसाइटल ग्रुप्स लाइक फैमिली, किनशिप ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पे अपना रोल निभा रहे हैं, right? So even people like Easton और Almond, right? जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ एन आर्टिफिशियल स्टेट दी, किस तरह से स्टेट काम करता है, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, उसकी बात की, वो भी एक सोशियो पॉलिटिकल फॉर्मेशन को देख रहे हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की जो अप्रोच है उसको निभा रहे हैं, राइट? सिमिलरली when we look and try to understand social inequality amongst different groups, right? तो अगर हम कास्ट हायरार्की की बात करते हैं इंडिया के अंदर, right? The idea that certain castes are placed at the lower end and therefore they are socially and educationally backward and discriminated against, because of which reason they also deserve a reservation or some form of affirmative action. सिमिलरली क्लास क्या है? अगेन एक सोशल ग्रुप है, रिलीजन एक सोशल ग्रुप है, एंड दे ऑल एंड अप इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स इन देयर ओन वे. रेस एक सोशल ग्रुप है, राइट? एंड वहीं जहाँ पे हम ब्लैक लाइव्स मैटर को देखते हैं, वहाँ पे क्या हो गया कि सोशल इनइक्वालिटी जो कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी बन के आ रही थी, उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है थ्रू वेरियस प्रोटेस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स, राइट? और वही बनता है हमारा थर्ड एस्पेक्ट, जहाँ पे किस तरह से पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट हो रही है, राइट? सो वी हैव वेरिंग ओपिनियन, जैसे कि इंडिया के अंदर से इफ यू कंपेयर the kind of public opinion that existed during the Nirbhaya rape case and say when you compare it to the Hathras rape case, you will find certain differences. Why do those differences exist even though both were cases of gang rape?
ठीक है, रियली ब्रूटल गैंग रेप, राइट, बिकॉज देर आर issues like caste politics at play here, right? Similarly, ideologies किस तरह से बनती है, political parties and pressure groups किस तरह से काम करते हैं, various social movements जो कि उभर के आती हैं, right? ये सब political sociology का part होते हैं, right? साथ ही में when we look at power relations within and between social groups, मतलब family को हमने एक social group मान लिया, फेमिनिस्ट का एक की आइडिया ही ये था, हमने फेमिनिस्ट थ्योरी में की थी ना, क्या, पर्सनल इज पॉलिटिकल. सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ माय हाउस, ठीक है, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स है, राइट. वेदर आई एज अ वुमन हैव द राइट to control my own body. So when you have the issue of marital rape, right, क्या शादी के बाद just because a certain person happens to be someone's wife, does her body become that person's property? Can she consent? Should she consent? And does she have the power to say no? Similarly, reproductive rights की जब हम बात करते हैं, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ सोसाइटल या सोशल नहीं, या सिर्फ जेंडर्ड नहीं, बल्कि इंटेंसली पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, राइट. इनफैक्ट वी सी देयर आर न्यूमरस कंट्रीज जिन्होंने बहुत लेट अबॉर्शन राइट्स दिए हैं औरतों को. इनफैक्ट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे अबॉर्शन राइट्स को लेके अभी भी मूवमेंट्स चल रही हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका इज अ प्राइम एग्जाम्पल. 2018 के अंदर अर्जेंटीना में मेजर प्रोटेस्ट चली थी, राइट, प्रो अबॉर्शन प्रोटेस्ट, जहाँ पे विमेन वर लाइक कि हमको अबॉर्शन के राइट्स चाहिए. सिमिलरली इवन इन 2020 देयर वर लॉट्स ऑफ protests, right, throughout Latin America, Mexico, Brazil, so on so forth, जहाँ पे women were demanding reproductive rights, right. So within social groups किस तरह के power relations exist करते हैं, bureaucracy की बात हो गई, media की बात हो गई, right. आज के time and age के अंदर media including सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंचर है, राइट. सोशल मीडिया किसके पास किस तरह का एक्सेस है, क्या सारे सोशल क्लासेस, कास्ट, रेसेस के पास इक्वल से इन सोशल मीडिया है? हु आर द पीपल हु आर एक्सेसिवली ट्रोल्ड इन सोशल मीडिया, राइट. ये सारे जो है कुछ पावर रिलेशंस को डिफाइन करते हैं एंड उनकी बात करते हैं. नाउ व्हेन वी लुक एट इंडियन पॉलिटिकल science and we look at politics in India, we witness there are numerous theorists and numerous thinkers जिनके काम जो है इस political sociology की approach को follow करते हैं, ठीक है. In fact, when we were doing Indian government and politics, we have in fact read a lot of works by these people. First up is obviously रजनी कोठारी, जिनका बहुत important term था the politicization of caste, right, जहाँ पे उन्होंने बोला it's not just casteization of politics but in fact politicization of caste, जहाँ पे caste जो है एक प्राइमरी सबसे पहला एवेन्यू ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन बन गया फॉर अ नेसेंट इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे कोई और एवेन्यूज अवेलेबल नहीं थे क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, राइट, उतनी ज़्यादा रीच नहीं थी. तो कास्ट जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस बन गया. आंद्रे बेते, जो कि अगेन उन्होंने कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. Paul Brass, who studied the role of religion, the rise of religious politics. Jaffelot, who looked at RSS as a pressure group, the rise of BJP and the kind of ways in which religion continues to impact Indian politics. Yogendra Yadav, when we look at the founding of Indian psephology and जब हम analysis करते हैं electoral behavior का India में, right, जब हमने बात की थी that what are the basis जिन पे India वोट करता है, किस तरह से ये change हो रहा है, कास्ट का क्या रोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है, जेंडर का क्या रोल है, राइट, फैमिली कितनी जो है आपकी कंट्रोल करती है, राइट, रीजनल पॉलिटिक्स का क्या रोल है, ये सब जो है आपका एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का प्राइम एग्जाम्पल है, राइट. Now, despite political sociology approach having numerous advantages, there are also certain limitations जो कि कुछ scholars point out करते हैं, ठीक है. अब पहली एक लिमिटेशन आप उसको मान सकते हैं या फिर एक लकूना मान सकते हैं, दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच, कि इवन द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ द सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये अप्रोच को ज़्यादा यूज़ किया है रादर देन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, राइट. मैक्स वेबर इज
innately more of a sociologist, right? Even when you look at a lot of other theories जिनको हमने बात की है, they are looked at as sociologists rather than political scientists, right? Similarly इंडिया के केस में भी बेते, योगेंद्र यादव, राइट, ये सब जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ साथ होने के साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, राइट? इंटरनेशनल सिनेरियो में हाउएवर सोशियोलॉजी हैज डोमिनेटेड दिस अप्रोच एंड पॉलिटिकल साइंस ने उसका इतना फायदा नहीं उठाया है. Now, another limitation that is pointed out is कि political sociology in looking at social determinants कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्फेसाइज कर देती है सोसाइटी पे, राइट? और इसके कारण क्या है कि स्टेट जो क्रूशल रोल प्ले करता है वो कंप्लीटली नलिफाई हो जाता है या बैकग्राउंड में चला जाता है, राइट? तो हर जगह वे लगा अरे सोसाइटी के कारण ये इम्पैक्ट आया. On the other hand, a lot of scholars point out, but what of, the ways in which state has changed the society, right? In fact, when we look at a lot of third world countries, जो change है एक बहुत ही top down approach से आया है rather than bottom up approach, right? So, for example, Indian state में ही, right, कास्ट को निकालने की एक जो उन्होंने उठाया, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम देखते हैं, राइट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोवाइडिंग राइट टू इक्वालिटी, राइट, प्रोविजन फॉर अफर्मेटिव एक्शन. ये क्या है? दिस इज स्टेट ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी रादर देन वाइस वर्सा, राइट? तो ये जो है ऑफन एक इग्नोर्ड पार्ट होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का. साथ ही में इन लुकिंग एट सोशल प्रोसेसेस, सोसाइटल डिटर्मिनेंट्स, often this approach forgets to look at the role institutions continue to play when it comes to politics. कि आज भी institutions जो हैं, चाहे वो आपके पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, राइट, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग एंड मोल्डिंग द स्टेट एंड इट्स पावर. साथ ही में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है ज़्यादा एनालिटिकल है, राइट? जैसे कि हमने बात की था इनपुट आउटपुट अप्रोच, इट वाज मोर प्रैक्टिकल, इट वाज मोर फैक्चुअल, इट वाज मोर in terms scientific in its analysis. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है एनालिटिकल एंड ज़्यादा नॉर्मेटिव है, एंड इसके कारण जो है वो ढंग से जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करके एक स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं ग्रांट कर पाती कि फॉर एग्जांपल अगर स्कीम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको बेटर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है? वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस विल प्ले अ मच मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन से प्लगिंग लीकेजेस एंड एवरीथिंग, राइट? साथ ही में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो है इकोनॉमी का रोल जो है वो बहुत बार इग्नोर कर देती है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, राइट? जिसके कारण जो है देयर आर दीज लिमिटेशंस व्हिच आर पॉइंटेड आउट इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, एंड जिसके कारण वी विल लुक एट वन मोर अप्रोच व्हिच इज योर पॉलिटिकल इकोनॉमी. Now the next very important approach is political economy approach. A political economy जो है again has something जो कि काफ़ी टाइम से इन इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है? अब हमें पता है कोई भी चीज़ कोई भी देश चलाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स या फिर जो उसके पास कितना पैसा आ रहा है वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो योर इकोनॉमिक्स बिकम्स अ बेसिस फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ योर स्टेट, ठीक है? तो इस बारे में चर्चा बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने की थी, राइट? प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, सो ऑन सो फोर्थ. But looking at economy as a discipline, right, completely different discipline, जिसके अंदर जो है अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी खुद की थ्योरीज हैं, जिसके खुद के अलग मैकेनिज्म हैं, that is a relatively modern phenomena. और ये जो है एट्रीब्यूट किया जाता है टू अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ सर जेम्स स्टुअर्ट, जो कि एक बैरन थे, ठीक है? और उन्होंने किताब लिखी कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और एक पहला इंग्लिश के अंदर एक प्रॉपर काम देखा जाता है ऑन इकोनॉमिक्स. नाउ व्हेन यू लुक एट पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो क्लासिकल फेज था ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट emerged in mid 18th century led by the works of Adam Smith and then obviously people like David Hume also, and ये था as a reaction to mercantilism. अब mercantilism क्या था? मर्केंटिलिज्म वॉज बेसिकली कि कोई भी स्टेट और उसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ना स्टेट्स बहुत इंटरफेयर करते थे, ठीक है? हर छोटी चीज़ के अंदर जो है स्टेट्स अपना एक से करते थे, अपनी टांग घुसाते थे कि हाँ जी हम बताएंगे किस तरह से चीज़ें की जाएं सो दैट मैक्सिमाइज कर सके हम क्या, एक्सपोर्ट्स को, ठीक है? एक्सपोर्ट्स मैक्सिमाइज हो सके एंड इम्पोर्ट्स
मिनिमाइज हो सके, ठीक है। एंड इसी के कारण जो है इन्हीं का एक रिजल्ट क्या था, कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राइट। तो पोर्चुगीज स्पेनिश द्वारा ये शुरू हुई चीज जो है आगे चल के फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन्स सबने ही जो है इसको उठा लिया था, राइट। तो इनका काम क्या होता है, इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, जहाँ पे स्टेट क्या एम कर रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट किससे आता है, कितने आपके एक्सपोर्ट पे जो है उस इनकम हो रही है और कितना आपके इंपोर्ट पे खर्चा हो रहा है, उसको जितना हम मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज कर पाए, या फिर एक करंट अकाउंट सरप्लस कर पाए, मतलब इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट से कमाएं और इंपोर्ट्स को इतना ज़्यादा मिनिमाइज कर पाएं कि हमारे पास एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, राइट। और इसी के लिए हम क्या करते थे, कलोनियल एक्सपेंशन करते थे कि अगर रॉ मटेरियल के कारण ही जो है हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द वे टू नेवर हैव टू पे फॉर दैट रॉ मटेरियल, कि हम जाके उन्हीं कंट्रीज को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उन्हीं कंट्रीज का रॉ मटेरियल हम अपनी कंट्री में लाके प्रोसेस करेंगे एंड उसी कंट्री उन्हीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर दोबारा बेचेंगे, जिसके थ्रू हम और सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है और पॉजिटिव कर देंगे, राइट। तो ये क्या था, दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिसी जहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्टेट्स जो है इकोनॉमिकली इंटरफेयर कर रहे थे, राइट। और इसी के अगेंस्ट जो है एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी लिखी, राइट। ही कैन बी कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर, ही एज वेल एज डेविड ह्यूम, दोनों ही मे बी रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस एंटी मर्केंटलिस्ट थॉट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मर्केंटलिज्म के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। इनफैक्ट जॉन लॉक में ऑल्सो भी कंसिडर्ड समवन जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटी मर्केंटलिस्ट क्रिटिक दी है। उनकी जो सेकेंड थीसिस थी, क्योंकि हम बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और इंडिविजुअलिटी को एक निखर के आने का सबसे इंपॉर्टेंट स्फेयर क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब वहाँ पे भी अगर स्टेट घुसते रहेंगे, राइट, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, राइट। तो लॉक ने भी अपनी सेकेंड ट्रीटिस के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था मर्केंटलिज्म को, राइट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो वेल्थ है दुनिया की फिक्स नहीं है बल्कि ह्यूमन लेबर द्वारा क्रिएट की जाती है, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी नीड इंडिविजुअल्स डिसाइडिंग एज पर देमसेल्व्स कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितने प्राइस पे बेचना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो ये जो पीपल लाइक एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम, ये सब हो गए ना, इनको हम फिजियोक्रेट्स बुलाते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब बेसिकली अपनी एक थ्योरी बना ली जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब एडम स्मिथ की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो ऑब्वियसली है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये वेल्थ ऑफ नेशंस ने जो है पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्रोवाइड की ऑफ द इंटायर पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किसके पास कितना आता है, वो भगवान का नहीं है किया दे रहा, ठीक है। इट्स नॉट कि अच्छा जैसे हम इंडियन सोसाइटी में बोलते हैं ना कि जिसने आपने कर्म अगर अच्छे किए पिछले जन्म में, उस हिसाब से जो आपको इस जन्म में फल मिल गए। He said this is not a result of God's will. It is a result of people's intellect. It is a result of people's talent. It is a result of people's risk-taking ability. It is a result of all these conditions जिसके कारण जो है कोई आदमी रिच या फिर पुअर होता है, ठीक है। इनकी थॉट ने अब यही आइडिया जो है उसको इम्पोर्टेंट करने की कोशिश की और कहने की कोशिश की कि मर्केंटलिज्म जो है एक तरह से जो है एक गलत चीज़ है और इसको हमें हटा देना चाहिए, राइट। कि बेसिकली स्पेशली जब हम फोकस करते हैं कि स्टेट की इंटरफेरेंस ऑन एवरीथिंग, क्या प्रोड्यूस होगा, कितने में बिकेगा, किस तरह से जो है कंजम्पशन की जाएगी, ये सब गलत है, राइट। दिस शुड ऑल बी लेफ्ट टू, जो कि उन्होंने एक कॉइन किया था वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द इनविजिबल हैंड, राइट। दैट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल एट द एंड ऑफ द डे डिटर्मिन कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और किसको प्रॉफिट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अगर कोई चीज़ यूजफुल है, लोगों को पसंद आ रही है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण आप अपने रेट्स जो हैं वो भी हाई कर सकते हैं, एंड यू कैन अर्न अ डिसेंट
profit on that, right? So this became a more anti-mercantilist thing. Why? Because forces of demand and supply में state नहीं interfere कर सकता, ये forces एक बताएंगी and the individual has to read these forces and accordingly अपना उनको production structure जो है tweak करना पड़ेगा, अपने goods अपने commodities को tweak करने पड़ेंगे ताकि वो market में successful हो, ठीक है? एंड इसी के थ्रू बन जाता है जो है आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसी के अंदर आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट आते हैं, पीपल लाइक डेविड रिकार्डो, राइट? डेविड रिकार्डो जिन्होंने बात की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलता है कि कंट्रीज को वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसके अंदर उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कंट्री and I am suitable, say, for producing a lot of rice, right? So I should be someone who should just focus on producing a lot of rice. My neighbor is someone जिनके पास जो है बहुत अच्छी high quality जो है cows etc होती हैं, right? And इसलिए they should concentrate on dairy farming, right? तो ये क्या है? comparative advantage है, and फिर हम एक दूसरे से जिस चीज में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हम ले लेंगे, ठीक है? एक और चीज, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आए, दैट वाज मैल्थस, जिनका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंशियल बन गया था, इज नोन एज मैल्थूजियन ट्रैप या मैल्थस कर्स, राइट? अब ये मैल्थूजियन ट्रैप क्या था? अब यहाँ पे ना, अब ही वाज आल्सो समवन जिनका ये मानना था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी जहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक नेशन की फूड प्रोडक्शन बढ़ाते हो, राइट? जितना आप खाना बना रहे हो उतना आप बढ़ा रहे हो, क्यों? ताकि आपकी पॉपुलेशन की वेलबींग इंप्रूव हो सके, राइट? जितना खाना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, उतने ज़्यादा वेलफेड होगे, एंड जिसके कारण जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा। बट वो कहते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये फूड प्रोडक्शन जब बढ़ाते हैं ना हम, जो ये इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो टेम्पररीली होती है। आफ्टर अ वाइल इट डज नॉट लीड टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट इंस्टेड इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, राइट, एंड पॉपुलेशन जो है मैल्थूस बताते हैं इंक्रीजेज एट अ मच ग्रेटर रेट देन फूड प्रोडक्शन, जिसके कारण क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे इवन दो आपने फूड प्रोडक्शन बढ़ा ली, राइट, पर कैपिटा जितना फूड मिल रहा है ना वो दोबारा उतने पे ही आ जाता है, राइट? तो क्या हुआ, जितना हमने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एम किया था वो वापस उतने में ही गिर जाता है, राइट? सो दिस वाज नोन एज मैल्थूजियन ट्रैप और मैल्थूजियन स्पेक्टर और मैल्थूजियन कैटास्ट्रोफी, राइट? और यही आइडिया जो है उन्होंने आगे रखने की कोशिश की थी कि पॉपुलेशन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण जो है लोअर क्लास जो सबसे गरीब होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्डशिप सहते हैं, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, अगर फैमिन आ जाए, डिजीज आ जाए, वही बेचारे भूखे मरते हैं, राइट? तो उनका यही मानना था कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ही बड़ा एक कर्स है, राइट? यही आइडिया उन्होंने लिंक करके आगे पेश किया, जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट बन गया। इसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद जो है आती है आपके यूटिलिटेरियन स्कूल, राइट? यूटिलिटेरियन स्कूल, अब हमने यूटिलिटेरियन थॉट किया हुआ है, राइट? यू रिमेंबर द फेलिसिफिक कैलकुलस, यू रिमेंबर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो जिस तरह से हम कैलकुलेशन मैथमेटिकल मॉडल से इकोनॉमिक्स में करते हैं, उसी तरह की ये मॉडलिंग जो है यहाँ पे यूटिलिटेरियन स्कूल में भी होने लगी, विच वॉज लेड बाय स्कॉलर्स लाइक बेंथम, मिल, जेएस मिल एटसेट्रा। हाउएवर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल अब आता है दैट इज द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि कार्ल मार्क्स के थ्रू आता है, राइट? अब मार्क्सिज्म में तो हमने देखा हुआ है, फॉर मार्क्स पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स तो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बेस क्या है? बेस तो इकोनॉमिक्स ही है ना? तो बट ऑब्वियस पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल क्या हो गया? मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो गया, राइट? जहां पे मार्क्स ने क्या बोला कि देखिए, कोई भी आपने अगर पॉलिटिक्स में चेंज लाना है, जरूरी है आप बेस में चेंज लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी में पॉलिटिक्स में चेंज कब आता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर class relations, on your relations of production, on the kind of technological production that is technological development that is happening। जब भी इनके अंदर एक मिसमैच, एक इम्बैलेंस आता है, आपका स्टेट का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो स्टेट का एक टाइप है वो बदल जाता है, राइट? और इसी के थ्रू जो है आपकी एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म से एक
स्लेव ओनिंग सोसाइटी बनी, वहीं से एक फ्यूडल सोसाइटी बनी, वहीं से जो है आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, एंड उसी को चेंज करके जो है हमने आगे चल के एक कम्युनिस्ट सोसाइटी पे वापस लाना है, राइट। सो यही आइडिया, यही क्लास बेस्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है उन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल के अंदर जो है मैसिवली उसके ऊपर काम किया, राइट। सो देन बाय द 19th सेंचुरी, राइट, आपके दो मेन स्कूल जो हैं अब इमर्ज हो गए थे, एंड दे वर द डोमिनेटिंग स्कूल्स जो हैं जो कि अब निकल के आ गए थे, एंड 20th सेंचुरी के अंदर इन दो स्कूल्स के अंदर जो है मैसिव कंपटीशन चल रहा था। हाउएवर 1930s में नाउ वी हैव अनदर स्कूल जो कि सॉर्ट ऑफ लिबरल स्कूल की अम्ब्रेला में ही आता था, बट दिस वाज डिफरेंट देन द क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि हमने एडम स्मिथ में किया था, राइट। एंड ये आता है इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। एंड द क्रेडिट फॉर दिस इज गिवन टू पीपल लाइक J.M. Keynes, पीपल लाइक गैब्रिएल, ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या बोला कि अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा था, लीव द इकोनॉमी बी, राइट, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द इनविजिबल हैंड विल सॉर्ट इट आउट, एंड मार्केट के अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस हो जाएगा। द ग्रेट डिप्रेशन प्रूव दैट दे वर रॉन्ग, राइट, many people suffered, the economy was in doldrums, बुरे हाल थे लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। एंड नाउ किनेशियनिज्म ने दोबारा क्या बोला, अब इन्होंने एक जिसको हम पॉजिटिव लिबरल स्कूल बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई, जिसको हम वेलफेयरिज्म बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे केन्स बोलते हैं दैट स्टेट के पास एक क्रूशियल रोल है, राइट, बहुत एक्टिवली नहीं बट उनको डायरेक्ट करना है कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर वो इंटरवीन करें ताकि ग्रोथ जनरेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इंक्रीज हो सके बाय क्रिएटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिनके कारण जो है लोगों के हाथ में पैसा आए, जिसके कारण कंजम्पशन बढ़े, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़े, एंड एक वर्चुअस साइकिल जो है दोबारा इन प्लेस आया जा सके, ठीक है। ये जो है हमने किनेशियनिज्म या फिर वेलफेयरिज्म का जो है इसको नाम दिया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये काफी ज्यादा एक एक्सेप्टेड एंड मेन स्टे अप्रोच रही इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हाउएवर 1970s आने तक अब क्या हुआ, अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टार्टेड विटनेसिंग स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत ही एक तरह से आपकी जो प्राइसेस हैं, राइट, तो इंक्रीज आ रहा है, बट इट इज नॉट अकम्पनीड ईदर बाय इकोनॉमिक ग्रोथ और इवन बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बट इकोनॉमिक आउटपुट जो है, जो प्रोडक्शन है उसके अंदर एक स्टैग्नेशन आ गई है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है और जिसके कारण आपकी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रही है, राइट। तो ये इस तरह की जो स्टैगफ्लेशन थी ये 1970s के अंदर ऑलमोस्ट एक नॉर्म बन के रह गई थी, और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इनफैक्ट हम कहते हैं समथिंग ऑफ अ मिजरी इंडेक्स ऑल्सो केम अप। मिजरी इंडेक्स क्या था, जो कि बेसिकली एडिशन करता था आपकी इन्फ्लेशन रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, एंड दिखाता था कि लोग देखो कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं, कितने ज्यादा मिजरेबल हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब कहाँ गई आपकी किनेशियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको तो ये करेक्ट नहीं कर पा रही है, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन रोनाल्ड रीगन इन यूएसए एंड मार्गरेट थैचर, राइट, रिवाइव्ड जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, नाउ केम टू बी नोन एज नियो लिबरलिज्म और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, राइट, विच वर पुट फॉर्थ बाय स्कॉलर्स लाइक, जिनको हम पढ़ चुके हैं, पीपल लाइक हायक, पीपल लाइक नोजिक, पीपल लाइक फ्रीडमैन, जिन्होंने दोबारा ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो चर्चा है उसको दोबारा शुरू कर दी। हाउएवर एट द सेम टाइम वेलफेयरिज्म डिडंट गो इंटायरली आउट ऑफ वोक, अभी भी देयर वर अ नंबर ऑफ वेलफेयरिस्ट जिन्होंने आगे रखी अपनी बात और उन्होंने बोला कि स्टेट को एटलीस्ट फॉर जो आपके सबसे वल्नरेबल, सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा, राइट। सो पीपल लाइक जोसेफ स्टिग्लिट्ज, पीपल लाइक अमर्त्य सेन एंड जॉन डेरेज, दे कंटिन्यू टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल दैट वेलफेयर स्टेट्स हैव टू प्ले इन इंश्योरिंग कि इनकी पॉपुलेशन जो है, इनके जो लोग हैं, इनके जो मासेस हैं वो वेल फेड हो, राइट, उनको जो है एजुकेशन मिले,
उन्हें हेल्थ मिले, उनके पास वेरियस फैसिलिटीज़ हों, राइट, ये सब जो है उसको सपोर्ट करते हैं, राइट। और इसी से जो है द वेरी फेमस सेन भगवती डिबेट भी इसी से निकल के आई है। एक और स्कूल जो कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो निकल के आया वाज द न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल। और इसको जब हम रियलिज्म की थ्योरीज जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वेरियस थ्योरीज करेंगे, दिस इज व्हेन वी विल एक्सप्लोर न्यू मार्क्सिज्म इवन मोर, राइट। दिस वाज लेड बाय स्कॉलर्स लाइक A.G. Frank, इमैनुअल वॉलस्टीन एंड समीर अमीन, जहां पे इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन नेशनल इकोनॉमी, दे स्टार्टेड लुकिंग एट इंटरनेशनल इकोनॉमीज एंड किस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर प्रिंसिपल्स इस तरह से टिल्टेड हैं कि कुछ जो कोर या मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज हैं, राइट, कंट्रीज जो कि मोस्टली वेस्टर्न यूरोप की हैं या फिर USA हैं, राइट, इनके जो इनके पास जो पैसा है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ दोज कंट्रीज विच लाई एट द पेरिफेरी, राइट, विच इज बेसिकली योर डेवलपिंग और द थर्ड वर्ल्ड, जिनका पैसा, जिनकी रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पे ट्रांसफर होती जा रही हैं। सो द कोर इज डूइंग बेटर एट द कॉस्ट ऑफ द पेरिफेरी, एंड इसको हम कई बार जो है न्यो कलोनियलिज्म का भी जो है टर्म देते हैं। तो चाहे ये आपकी MNCs हों जो कि आके डेवलपिंग कंट्रीज में इस्टेब्लिश होके पैसा कमा के कोर कंट्रीज को बेच रही हों, राइट, चाहे आपका फुटलूज कैपिटल हो, वेरियस टाइप्स ऑफ FDI हो, दे वर ऑल लुक्ड एट थ्रू दिस न्यू मार्क्सिस्ट न्यू कलोनियल lens, right? This we will obviously do more under international politics. इसके अलावा कुछ और important schools भी emerge हुए political economy में, right? You have rational choice theory, right? जहाँ पे जो है आपके behavioralism के अंदर जो है ये rational choice theory काफ़ी ज़्यादा important हुए, जिसके अंदर हम game theory etc. भी करते हैं, जो कि individual behavior को analyze करती है and देखती है कि किस तरह से individual behavior को मद्देनजर रखते हुए अगर हम states की policies बनाएं तो benefits को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जा सकता है एंड कॉस्ट को मिनिमाइज बाय नोइंग दैट दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट पीपल विल रिस्पॉन्ड टू इन अ सर्टेन वे, राइट। सिमिलरली पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है उसको भी आगे रखा गया बाय स्कॉलर्स लाइक जेम्स बुकेनन, राइट, जिन्होंने बात की कि किस तरह से पॉलिसी चॉइसेस जो है, right, they are basically regulated, shaped or molded by incentives, right, जो कि पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, राइट, या फिर हम अगर और भी बहुत सारी पॉलिसीज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से एक पब्लिक पॉलिसी है ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ऑफ प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको किस तरह से पाने की कोशिश की जा रही है बाय इंसेंटिवाइजिंग पीपल, राइट, कि हम आपकी बेटी की जो स्कूल एजुकेशन है उसका पैसा हम देंगे, या फिर आपकी बच्ची के लिए अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट भी उसमें पैसा डालेगी, एंड 18 साल की उम्र के बाद या तो आप उसकी शादी के लिए यूज कर सकते हैं या उसकी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। सिमिलरली स्वच्छ भारत अभियान, राइट, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए आपके टॉयलेट के लिए गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है, तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग ओपन में डेफिकेट करना बंद कर दें, राइट। सो ये आइडिया जो है इसको हम पब्लिक चॉइस थ्योरीज जो है उसके अंदर गिनते हैं। Now when we look at political economy broadly हम बोल सकते हैं, हमने जैसे कि पहले ही कर लिए 5 पर्सपेक्टिव्स अब निकल के आए हैं। पहला था क्लासिकल लिबरलिज्म का, राइट, जो कि हमने देखा was put forward by classical economists, right, people like Adam Smith, people like David Hume, people like Ricardo, people like Malthus, right, John Locke, ये सब, जहाँ पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, स्टेट की इंटरवेंशन बहुत कम होनी चाहिए एंड इंडिविजुअल्स गाइडेड बाय द इनविजिबल हैंड शुड बी free to do as they please, right. This was rather successful. colonialism, capitalism, industrialization सबको जो है इसने एक मेजर बूस्ट दिया, बट विद द कमिंग इन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ये जो है आउट ऑफ वोक चला गया। देन वी ऑल्सो सी द इमर्जेंस ऑफ रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म क्या है? दीज आर थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म एंड इसके वेरियस फॉर्म्स, राइट। तो मार्क्सिज्म या फिर जो कि USSR में आया इन द फॉर्म ऑफ लेनिनिज्म या स्टालिनिज्म, या फिर जो चाइना में आया इन द फॉर्म ऑफ माओइज्म, राइट, जो कि रेडिकली इनइक्वालिटी को हटाने की कोशिश करती है, एक रेडिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करती है टू इंश्योर justice, right. Then you have something called economic nationalism. Economic nationalism वो होता है, जैसे कि हमने mercantilism की बात की, protectionism जिसको हम बोलते हैं, right, जहाँ पे ये protectionism जो है आफ्टर द रिसेशन
ये प्रोटेक्शनिज्म दोबारा आ रहा था इन वोग, राइट? या फिर विद द कमिंग इन ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक वी कैन अगेन सी सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं अपनी नेशंस की, अपनी इकोनॉमीज की प्रायोरिटीज को ऊपर प्लेस करती हैं अबव दोज ऑफ अदर्स। तो WTO जो है, राइट, वो इस प्रोटेक्शनिज्म को हटाने की और एक ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाने की कोशिश करता है, राइट? ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्शनिज्म एंड मर्केंटलिज्म, यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन होती है सो एज टू इंश्योर कि हमारी इकोनॉमी डज बेस्ट, राइट? तो फिर USA में डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये जो आइडिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट, वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ही था। Then we have the idea of modern liberalism. Modern liberalism is basically जो आपकी welfareism का idea है, Keynesian economics, अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिस, जॉन डेरेस का idea है, जहाँ पे गवर्नमेंट को जो है कुछ rights इंश्योर करने चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ बेसिक गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए, राइट? जो कि मोस्ट जो लिबरल इकोनॉमीज हैं, आपके जो वेलफेयर इकोनॉमीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट? देन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक और जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट न्यू लिबरलिज्म भी ये क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक थोड़ा ट्वीट फॉर्म था, जो कि विद हायक, नोजिक, इन सब के व्यूज के बाद दोबारा इन वोग आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आइडिया ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, जिसको हम कई बार कॉर्पोरेटिज्म भी बोलते हैं, राइट? ये क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, राइट, बट ये क्या कर रही है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग वर्ल्ड है एंड अभी शायद प्राइवेट इंटरप्राइज या कंपनीज उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वो फंक्शंस ने परफॉर्म करती है जो कि नॉर्मली फ्री मार्केट इकोनॉमी की वेरियस कॉर्पोरेशंस या कंपनीज परफॉर्म कर रही होती हैं, राइट? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ये मोस्टली अथॉरिटेरियन स्टेट्स द्वारा लेड होती हैं। ज़रूरी नहीं है दिस लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन फैक्ट दिस इज स्टेट बीइंग अ कैपिटलिस्ट एंटिटी एंड वर्किंग टू अर्न मनी ऑन इट्स ओन, राइट? तो चाइना, रशिया, इन सबको जो है आजकल कॉर्पोरेटिस्ट मॉडल के अंदर जो है स्टडी किया जाता है। नाउ देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल्स इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो कि मॉडर्न डे में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन वोग है, तो ज़रूरी आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए क्योंकि इनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ जिसको हम बात करते हैं रिसोर्स कर्स, या जिसको हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी बोलते हैं, राइट? ये कॉइन किया गया था बाय पीपल लाइक आउटी, बाय पीपल लाइक कॉलियर एंड बैनन, राइट? ये कहते हैं एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे देयर इज सम स्टेट, राइट, सम कंट्री, सम स्टेट जिसके पास बहुत सारी एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट, विच इज ऑब्वियसली जो कि काफ़ी इन डिमांड है बाहर, या फिर कोई एक लिमिटेड सिलेक्शन है ऑफ रिसोर्सेज, राइट? हाउएवर डिस्पाइट हैविंग सच रिसोर्सेज, राइट, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, डायमंड्स हो, यहाँ पे फिर भी लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अनबैलेंस पॉलिसी हो रही है, जहाँ पे जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो ढंग की पॉलिसी नहीं बना पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा करप्ट है, या फिर देर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल स्ट्राइफ विच इज़ गोइंग ऑन, राइट? सो कंट्रीज लाइक, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेनेजुला की बात कर ले, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक अंगोला की बात कर ले, सूडान की बात कर ले, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत है, बट बिकॉज ऑफ दीज इशूज कभी भी ये अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है उसको बढ़ा नहीं पाए हैं, ठीक है? अब ये जो पॉलिसी है, राइट, इसके अंदर ये कर्स या फिर ये जो इशू है, ये 4 मेन फैक्टर्स के कारण उभर के आता है। पहला, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो हैं आर रिलेटिवली इजी टू एक्सप्लॉइट, ठीक है, जिनके कारण वेरी क्विक प्रॉफिटेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो स्टेट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर सेक्टर्स जहाँ पे से एजुकेशन और हेल्थ और सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है, ये इंस्टेड क्या पूरी की पूरी इस नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग पे लगा देंगे, ठीक है? वाई? इजी मनी। तो क्या होता है, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाती, पैसा तो हम सिर्फ इन नेचुरल रिसोर्सेज से ही कमा रहे हैं, राइट? इसके कारण निकल के आती है जो कि कॉइन किया गया टर्म डच डिसीज। ये डच डिजीज क्यों बनाया गया था? क्योंकि क्या हुआ था, नीदरलैंड्स में 1970s के अंदर हम्फ्रीज की एक एक्सप्लोरेशन, एक स्टडी है जहाँ पे वो कहते हैं नीदरलैंड्स के अंदर 70s में बहुत बड़े रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस पाए गए, राइट? हाउएवर क्या हुआ, द रिजल्ट वाजंट अ डेवलपमेंट रेड ग्रोथ, बल्कि एक इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी जहाँ पे इट बिकेम डिपेंडेंट
on selling of this natural gas only, जिसके कारण they became very susceptible to fluctuations in its price in international market. तो जब तो ऑयल के प्राइस हाई है तो वाह 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 हमारी तो बल्ले बल्ले, बट जिस दिन प्राइस क्रैश हो गए वी हैव नथिंग एल्स टू बैंक ऑन. ठीक है, सो दिस वाज नोन एज द डच डिजीज. राइट, अब एक और इशू क्या है, एक और फैक्टर क्या है, जब कोई गवर्नमेंट जो है रेज कर सकती है एडिक्वेट रेवेन्यू फ्रॉम से टैक्सिंग अ मेजर नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, कि हम जो है इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इसके ऊपर जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर जो है उससे रेवेन्यू कमाते हैं, बट इनके पास इंसेंटिव नहीं है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय यूजिंग दिस. ये जो टैक्स से इनकम आ रही है उससे हम लोगों को स्किल करें. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वो बस पैसा आप इकट्ठा करी जा रहे हो, लोगों की लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे हो, जिसके कारण अगेन आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ डैमेज होती है. साथ ही में एक और फैक्टर क्या होता है कि जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं इन कमोडिटी से, उनके कारण थेफ्ट और करप्शन बहुत बढ़ जाती है. सो रादर देन बीइंग इन्वेस्टेड इन द कंट्री, दे आर जस्ट lining the pockets of government leaders, bureaucrats and so on so forth, rather than being reinvested in the national economy. लास्ट फैक्टर इज जो कि है कि इसके कारण जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं. राइट, फाइट्स ओवर दिस रिसोर्स. सूडान के अंदर जो नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान के डिवाइड हुआ, ये क्यों हुआ? दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ठीक है, कि पुअर रीजन जो है कंट्री का, उनको लगता है कि हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑल दीज रिसोर्सेज. राइट, जिसके कारण जो है सिविल वॉर ब्रेक्स आउट, एंड जिसके कारण जो है जैसे कि हमने सूडान के केस में देखा, द इंटायर कंट्री ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड. ठीक है, तो ये जो है एक मेजर इशू एग्जिस्ट करता है, एंड मोस्ट कंट्रीज जो है इससे काफी सफर भी करती हैं. इनफैक्ट अब हमें ऑयल प्राइसेस के अंदर अब हम जब डिप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ पैंडेमिक, राइट, कीपिंग दिस इन माइंड, और ये डिप जो है रिसेशन के टाइम से ही शुरू हो गया था. मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, चाहे वो यूएई हो गई, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गई, they realize that we have to invest this money in other avenues so as to develop our economies, and कहीं हम एक ही चीज पे डिपेंडेंट ना हो जाए. राइट, तो यही करने के लिए दे स्टार्टेड कि या तो हम बैंकिंग बहुत डेवलप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर लें, टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन जाए, कुछ हमारे पास हो ताकि नॉट ऑल आर एग्स आर इन जस्ट वन बास्केट. इनफैक्ट एक और बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है बोत्सवाना का, जो कि एक बहुत ही गरीब कंट्री थी, बट व्हाट डिड दे डू, उनके पास डायमंड्स जो हैं काफ़ी होते थे. सो उन्होंने एक पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज पीपीपी पार्टनरशिप में जो है एक खोल ली कंपनी डिबियर्स के साथ, जहाँ पे सस्टेनेबली ये डायमंड्स जो है उनकी माइनिंग एंड उनको बेचा जाता था इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसके कारण हम देखते हैं बोत्सवाना के अंदर सम डेवलपमेंट हैज हैपेंड एंड इट हैज सॉर्ट ऑफ बिकम अ मिडिल रेंज इकोनॉमी नाउ रादर देन एन एक्सट्रीमली पुअर वन. Another very important term in political economics is that of a rentier state. रेंटियर स्टेट क्या है? रेंट सीकिंग क्या होता है? रेंट तो हमें पता है ना कि लैंडलॉर्ड क्या होता है, रेंट सीकिंग होता है. ठीक, काम कूम नहीं कर रहा, काम बेचारा टीनेंट कर रहा है, वो क्या ले रहा है? रेंट ले रहा है. ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करते हैं एक रेंटियर स्टेट की भी, जो कि अगेन रिलेटेड है टू द आइडिया ऑफ अ नेचुरल सोर्स. राइट, दिस इज के मोस्ट ऐसी कंट्रीज जो कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अर्न करती है फ्रॉम एक्सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स, या फिर लीज कर देती है इस नेचुरल रिसोर्स को फ्रॉम फॉरेन कंपनीज. सो फॉरेन कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप में खोली है, जैसे कि इंडिया की भी. राइट, फॉर एग्जांपल इंडिया की जो ऑयल वेरियस ऑयल बेसिन्स पाए जाते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, रशिया हो, वहाँ पे जाके ओएनजीसी एक्सेट्रा क्यों बिड्स लगाते हैं? ताकि वो उनके साथ पार्टनरशिप में जो है काम करते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स उनका है, बट वो थोड़ा सा हम भी लेते हैं, और वी इन टर्न पे द ये रेंटियर स्टेट जो है, चाहे वो रशिया हो गया, वियतनाम हो गया, जो मर्जी ऐसा स्टेट हो गया. ठीक है, ये फिनोमिना जो है फॉर रेंटियर स्टेट. राइट, अब ये फिनोमिना यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन कि क्यों ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके जो कि बहुत रिच है ना नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, वो अथॉरिटेरियन है. राइट, अगेन एग्जांपल ले लीजिए मिडिल ईस्टर्न या वेस्ट एशियन स्टेट्स का, जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, गल्फ स्टेट्स हो गया, जहाँ जिनको बहुत बार जो है रेंटियर स्टेट बुलाया गया है. वाई? बिकॉज दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्टिंग ऑयल, एंड स्पेशली जब ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए. अब रिसेशन ऑनवर्ड्स हमने पहले भी बात की, लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन में है ऑयल के प्राइसेस. राइट, ऑलमोस्ट वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस, जिसके कारण जो है मेजर इंप्लीकेशंस है फॉर दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज. राइट, एंड सेजनिक जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है कि ऐसी सऊदी अरेबिया एंड वेरियस अदर गल्फ इकोनॉमीज जो हैं, दे मूव अवे फ्रॉम बीइंग रेंटियर स्टेट्स
टूवर्ड्स रेप्लिकेटिंग द मॉडल ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज का क्या मॉडल है कि हम पैसा यूज करते हैं और इसको इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में ताकि वी हैव अ स्किल्ड पॉपुलेशन। इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं ताकि वी इनवाइट मोर एफडीआई, राइट, एंड वी बिकम अ कमर्शियल हब ऑल्सो, राइट। साथ ही में हम इंसेंटिव्स देते हैं टू कंपनीज टू कम एंड सेट अप शॉप हियर। सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको हम इंकरेज करते हैं, टूरिज्म को जो है हम इंकरेज करते हैं, ठीक है। एंड यही पूरा पैसा जो है अगेन हम दोबारा ह्यूमन स्किल्स के अंदर डलाते हैं ताकि हमारे जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके, राइट। एंड इसके कारण ही क्या होता है, जैसे जैसे लोग स्किल्ड होते हैं डिमांड फॉर डेमोक्रेसी हम देखते हैं बढ़ती है, राइट। तभी हम देख रहे हैं ना सऊदी अरेबिया में भी विमेन आर डिमांडिंग, विमेन की फॉर एग्जांपल दी इंटायर थिंग ऑफ, जब बहुत मेजर प्रोटेस्ट चल रही थी कि हमें भी ड्राइविंग राइट्स होने चाहिए। तो ये आइडिया जो है एक रेंटियर स्टेट का होता है जो कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जैसे कि हमने देख लिया एक काफी क्रूशल अप्रोच है, बहुत सारे स्कूल्स में यूज की जाती है एंड इज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली एडवांटेजियस। मोर importantly हम देखते हैं that it is a combination of both scientificism and normativism. The normativism comes from the political science aspect and एक जो scientific mathematical modeling है वो economics से आती है। However, despite these advantages, कुछ criticisms, कुछ limitations भी आती हैं। सबसे पहले ये कहते हैं conceptual gaps exist करते हैं इस political economy approach में, जहाँ पे over emphasis है on mathematical models, surveys, data, ठीक है। एंड हम जो है नॉर्मेटिविज्म और क्या इसका फायदा है, क्या आइडियाज का आइडिया है, किस तरह से जो है पावर काम करती है, राइट। पावर इज नॉट एज सिंपल एज द वर्किंग ऑफ मार्केट, पावर इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, हम उसे स्टडी करना भूल जाते हैं। साथ ही में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया ऑन द ग्राउंड्स कि इकोनॉमिक्स इसमें बहुत है बट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो है उतना ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ना कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक है एंड सोशियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स पे उतना एम्फेसिस नहीं पे करती कि ये किस तरह से पॉलिटिक्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्क्स को एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट माने तो एक मेजर क्रिटिसिज्म जो कि आया था जिसके कारण हम बोलते कम्युनिस्ट पार्टीज डिड नॉट सक्सीड इन इंडिया बिकॉज उन्होंने सोशल फैक्टर्स पे नहीं जो है उतना ज्यादा इंटेंशन पे की। इश्यूज लाइक कास्ट, इश्यूज लाइक रिलीजन दैट वर ऑफ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस इन इंडिया, राइट। सो यही जो है एक मैसिव डिसएडवांटेज माना जाता है ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच।